मेरे कॉलेज डेज में मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट अगर बात कहो तो नॉवेल थी है। और क्रिस्टोफर मार्लो की है राइटिंग वैसे डॉक्टर फॉस्टर्स। और ये कहना कहीं ना कहीं एग्जागरेशन होगा ही नहीं अगर हम ये कहें कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो होता तो शेक्सपियर होता ही नहीं। सही बात है, इतना ज्यादा फेम और इतना ज्यादा वर्क का एक स्टाइलिश राइटिंग और मोरालिटी प्ले और ग्रीक स्टाइल साथ ही साथ होमोसेंट्रिक आइडियाज बहुत बेस्ट। तो वैसे ये कवर पेज दिख रहा होगा बहुत ही ज्यादा वैसा है। तो द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ने वाले इसकी बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे हम। और आई थिंक 24 और 25 स्लाइड्स हैं इसमें। तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है जैसे कि मोरालिटी प्ले, तो हम मोरालिटी प्ले कैसे कहेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स को। और नोवेल का नाम ही डॉक्टर फॉस्टर्स क्यों रखा गया है और फॉस्टर्स की भी हम एक पूरी अच्छी तरह डिटेल स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ ये ट्रेजिकल हिस्ट्री क्या है इससे कनेक्टेड ये भी। और भी बहुत सारे कंसेप्ट, यानी गाइड वाइड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी वीडियो को आप देख लो और एग्जाम में आराम से जाके बैठ जाना, सभी टॉपिक इसमें कवर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब वैसे कुछ आ गया तो आ गया, पर नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करे हैं और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने दे रखे हैं। तो बिना उसके करे जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि काफी लंबी वीडियो ना हो जाए। तो अब आते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हम इसमें कवर करेंगे एक तो समरी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है समरी। उसके बाद कॉरस का क्या रोल है इस प्ले में, कॉरस को समझेंगे हम। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स टाइटल क्यों यूज किया गया है। और सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन क्या है, ये मास्टर वर्ड जो आगे जाके शेक्सपियर ने और फेमस किया। तो शेक्सपियर से पहले के टाइम के राइटर थे, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो। और फॉस्टस एक मिडिवल और द रेनेसा हीरो कैसे है। और रेनेसा थिएटर क्या होता है ये भी इस वीडियो में समझने वाले हम। सेवन डेडली सिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आता है क्वेश्चन, सेवन डेडली सिन जो कि बिब्लिकल थीम है। ओल्ड मैन इन द डॉक्टर फॉस्टर्स किस चीज का एलिग्री और सिंबल के लिए यूज किया गया, अगेन इंपॉर्टेंट। गुड एंड द एविल जो एंजल्स है उनका क्या रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में। और डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रेजिक हीरो किस तरह से, ट्रेजिक राइटिंग क्या होती है, एरिस्टोटल ने किस तरह से सब समझाया ट्रेजिक राइटिंग को, वो सब कुछ। और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये सब कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि समरी क्या है, इस पूरे इसकी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम समरी को। और शॉर्ट में भी वैसे डिटेल में जाना तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस तरह से कवर करेंगे। तो आ जाते हैं हम समरी पे। तो स्टार्टिंग करने से पहले पहले एक ऑर्डर समझ लेते हैं। अब ये ऑर्डर है क्या, पर्टिकुलर शैतानों के ऑर्डर को देख रहे हैं हम। तो सबसे ऊपर सबको वैसे पता ही होगा क्योंकि अब तो वेब सीरीज इतनी सारी आ रही है। तो सबसे टॉप पे चलते हैं लेके लूसीफर को। तो लूसीफर सबसे टॉप पे है, ठीक है, यानी शैतानों का भगवान, बिल्कुल टॉप लेवल वाला, असली शैतान। और इसने समन कर रखा है, यानी इसके अंडर जो इसका चेला एक तरह का है उसका नाम है मेफिस्टोफिलिस। जो नाम इसमें आता भी रहेगा जैसे मैं बोलता रहूंगा तो एम लिख देता हूँ मैं, मेफिस्टोफिलिस। और इसके नीचे अब हम हमें देखने को मिलेगा फॉस्टस, यानी फॉस्टस। और फॉस्टस फॉस्टस के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा रखा है, सबको पता है डॉक्टरेट मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर इसके पास नॉलेज थी, नॉलेज की भूख थी इसके अंदर एक तरह की। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं, है क्या, देखो, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। अगर आप कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो डॉक्टर फॉस्टर्स के इस पूरी नॉवेल का नाम क्या है वहां से क्वेश्चन डालते हैं कई बारी। द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। और वैसे नॉर्मली क्या समझते हैं हम डॉक्टर फॉस्टर्स, यानी पूरी ट्रेजिक हिस्ट्री है और एक ट्रेजिकल स्टोरी है। और बहुत अच्छी तरह से लिखा था इसे। पब्लिश की गई है 1604 में, यानी बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। इसका मतलब लिखी गई होगी कुछ हेर फेर 1570s और 1580s में। इसमें इस पूरे इसमें हमें जो दिखा रखा है मेन, अगर थीम बात करें तो वो थीम क्या है, निक्रोमेंसी। अब निक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है, ब्लैक मैजिक है ना, काला जादू। ये काला जादू जो है यहाँ पे इंडिया वालों को तो बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। ठीक है, तो मतलब इसीलिए ये नॉवेल कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट भी थी, क्योंकि इसमें नेक्रोमैंसी का कंसेप्ट और घोस्ट राइटर, आई थिंक मूवी देखी होगी, उसका भी कुछ कुछ इसमें लेना देना है पूरा, वैसे ही कुछ डील होंगी, आत्माओं की डील होगी, तो बहुत कुछ मजा आने वाला है। तो नेक्रोमैंसी एक में द ब्लैक मैजिक के ऊपर ये पूरा जो इसका थीम है वो घूम रहा है।
तो अब स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में जो हमारे पास मेन प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। तो डॉक्टर फॉस्टर्स है, पहले नाम फॉस्टर्स था, वो बहुत ज्यादा नॉलेज लेने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स बन गया ये जर्मन स्कॉलर है, नाम के पीछे स्कॉलर है तो सही बात है, नॉलेज बहुत ही ज्यादा इसने ले रखी थी। पर ये पक चुका था कहीं ना कहीं के इस तरह की नॉलेज को, जैसे कि लॉजिक के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, लॉ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इन सब के ऊपर पढ़ाई करके ही पक चुका था, इसे कुछ हटके चाहिए। तो इसे सोचा एक काम करते हैं, एक ऐसी चीज की पढ़ाई करता हूँ मैं जिसमें काफी लोग जिसके बारे में नहीं जानते, आम लोग नहीं समझते, तो ये मुड़ गया मैजिक की तरफ। और मैजिक में भी ब्लैक मैजिक जिसे निक्रोमैंसी कहते हैं दोबारा। तो इसने अपने दो फ्रेंड को बुलाया, इसके दोनों फ्रेंड के नाम याद रख लेना आप, वेल्ड्स, VALDES, वेल्ड और कॉर्नेलियस। तो इसके दो दोस्त थे, वेल्ड्स और कॉर्नेलियस। इसको इसने समन किया, इसको बुलाया और बोला ठीक है एक काम करते हैं हम तीनों मिलके कुछ, ये दोनों इसे जादू सिखाते थे, यानी वेल्स और कॉर्नेलियस मैजिक सिखाते थे किसे, फॉस्टस को। तो फॉस्टस इनसे मैजिक सीखता था और फिर इन तीनों ने, यानी फॉस्टस का दिमाग तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो फिर इन तीनों ने मिलके शैतान को बुलाने की कोशिश करी। और उसके बाद इन्होंने एक दिन बैठे, इन्होंने ब्लैक मैजिक से बुला लिया किसको, मेफिस्टोफेलिस को। ये आ गया आपके पास जो कैरेक्टर है। वैसे देखा जाए तो सेंट्रल कैरेक्टर शैतानों की तरफ से यही है, मेफिस्टोफिलिस आ गया। फॉस्टस ने मेफिस्टोफिलिस को कहा एक काम कर, वापस जा यहाँ से, अपने मास्टर के पास जा, लूसीफर। क्योंकि जब मेफिस्टोफिलिस को बुलाया था फॉस्टस को लगा यही शैतानों का भगवान है, तो मेफिस्टोफिलिस ने बिल्कुल सही वहां पे बोला कि नहीं, मैं शैतानों का भगवान नहीं हूँ, मेरे ऊपर एक और भी है। तो उसको वापस भेज दिया, जाओ लेके आओ कौन है तुम्हारा भगवान। तो लूसीफर विद एन ऑफर ऑफ हिज, तो लूसी वो कहता है मेरे जो ऊपर हेड है उसका नाम है लूसीफर। तो फिर इसने कहा एक काम करो, लूसीफर के साथ मैं जो है एक डील साइन करना चाहता हूँ। और ये डील किस चीज का था, अपने सोल को ऑफर करना पड़ेगा, यानी अपनी आत्मा को देना पड़ेगा फॉस्टस को। और जिसके बदले 24 ईयर्स जो है मेफिस्टोफिलिस जो है वो चेला बन जाएगा। किसका बन जाएगा वो चेला, किसके अंडर रहेगा वो, फॉस्टस के अंदर। यानी 24 साल तक फॉस्टस जो चाहता है वो कर सकता है धरती पे। और 24 साल के बाद जो उसकी आत्मा है वो किसके अंदर चली जाएगी, अंदर ही चली जाएगी, किसके अंडर चली जाएगी, यानी कौन उसका मास्टर बन जाएगा 24 साल के बाद, उसकी आत्मा का वो बन जाएगा लूसीफर। यानी लूसीफर कंट्रोल करेगा उसकी आत्मा को, चाहे कुछ भी काम करवाए या जो भी करे, जैसे भी उसे देखना है वो। तो डील यही थी, डील अच्छे से समझ लेना कि 24 ईयर तक वो जो है, 24 ईयर तक जो फॉस्टस है, फॉस्टस यहाँ पे रहेगा, जो मन चाहे वो करेगा। और ये काम करवाएगा कौन, मतलब जो भी ये ऑर्डर देगा किसको देगा, मेफिस्टोफिलिस को। तो धरती पे 24 साल तक वो राज करेगा और इसके बदले आत्मा जो है 24 साल के ठीक जैसे 24 साल पूरे होंगे वो आत्मा किसके किसके कंट्रोल में चली जाएगी, लूसीफर के। तो मेफिस्टोफिलिस फिर जाता है, रिटर्न्स टू द फॉस्टस, वो आता है कहता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट डन, ठीक है, मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मान गया लूसीफर। एज सुन एज ए साइंस द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए क्या होता है कि अपने ब्लड को, यानी कुछ होता है ना साइन करना है, वहां साइन तो होगा नहीं, तो अपने ब्लड को जैसे हाथ को काट के फिर ब्लड लगाना था उस पे कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर पे। तो जैसे ही वो हाथ को काटता है तो अपने आप जो है वो पूरा कंसील्ड हो जाता है एक तरह से उसके ऊपर, वो पूरा भर सा जाता है अपने आप को घाव सा। तो दोबारा वो कोशिश करता है, फिर दोबारा जैसे वो हाथ को काटता है ब्लड के लिए, वो दोबारा की दोबारा फिर से वो पूरा बंद हो जाता है। तो ऐसे इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर शैतान है तो भगवान भी है। उसको अलग अलग जगह से वो आ रहे थे कि ठीक है ये डील जो है ये गलत है, अगर तुम इस तरह के डील करोगे तो तुम शैतानों के अंडर चले जाओगे और भगवान फिर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो मेफिस्टोफेलिस ने फिर फॉस्टस के साथ जब ये हो रहा था, फिर भी फॉस्टस ने क्या करा, एंड में जो तीसरी बार उसने अपने हाथ को काट के खून लगा दिया और इस तरह से डील हो गया किसके बीच में, लूसीफर और फॉस्टस के बीच में। और डील किस चीज का था कि 24 ईयर तक वो यहाँ पे रहेगा, 24 ईयर्स तक, और यहाँ जो मन चाहे वो करेगा, और इसके बदले जो आत्मा है वो जो 24 साल के बाद जो आत्मा है वो किसके अंडर चली जाएगी, यानी वो चली जाएगी लूसीफर के अंडर। तो मेफिस्टोफेलिस जब फॉस्टस, जैसे होता है ना वो डील हो गया, फॉस्टस को लगा कि नहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया, मुझसे कुछ हो तो नहीं गया, तो मेफिस्टोफेलिस उसे शांत करता है फॉस्टस को और कहता है ठीक है, उसे अलग अलग गिफ्ट दिखाता है, वैल्यूएबल गिफ्ट दिखाता है और कहता है कि ये ले बुक ऑफ स्पेल्स टू लर्न, और भी किताबें, क्योंकि किताब का तो भूखा था शुरू से ही,
उसे कहने लगा ये ले और किताब दूंगा, जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकेगा। तो उसके बाद में सीन दिखा रखा है कि मेफिस्टोफेलिस आंसर दे रहा है फॉस्टस के क्वेश्चन का। और फॉस्टस के सारे तरह के क्वेश्चन फॉस्टस पूछता है, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा जहान कैसा है, और एंड रिफ्यूजेस टू आंसर ऑन सारे क्वेश्चन के आंसर मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को देता है। फॉस्टस चेक कर रहा था कहीं ना कहीं कि मेरी नॉलेज और इसकी नॉलेज कितनी है, तो सभी तरह के आंसर मेफिस्टोफेलिस फॉस्टस को दे रहा था। पर एक क्वेश्चन का आंसर जो है, तो जब फॉस्टर से क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर मेफिस्टोफेलिस नहीं देता। जब फॉस्टर से ये क्वेश्चन पूछ लिया उससे कि दैट हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता कौन, मेफिस्टोफेलिस। क्योंकि मेफिस्टोफेलिस को अच्छी तरह से पता था लूसीफर ने तो बनाया नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचिता है वो भगवान है। तो ये अगर वो आंसर दे देता तब कहीं ना कहीं ये उनके हाथ से निकल जाता फॉस्टर्स। तो अब इसकी आत्मा को भी तो लेना है, उससे भी तो काम करवाना है 24 साल के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल भी नहीं देता। उसके बाद उसके कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं करता मेफिस्टोफिलिस। फिर मेफिस्टोफिलिस और लूसीफर दोनों आते हैं, और दोनों आके से 7 डेडली सिंस दिखाते हैं। ये 7 डेडली सिन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है कभी ना, मतलब कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी और अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पक्का इस तरह के क्वेश्चन को डालते हैं आंसर राइटिंग में। तो 7 डेडली सिन का मतलब क्या है कि 7 जो अ, पाप की जो निशानियां होती है, जैसे कि प्राइड, घमंड हो गया, एनवी, ग्लटनी, रॉथ। ठीक है, ये मैंने कवर कर रखा है, वहां समझा दूंगा मैं। ये बाइबल से लिया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में लिखा हुआ है, अगर 7 चीज करने से जो पाप का घड़ा फलाना ढिकाना वो भर जाता है। यानी ये 7 गलतियां हैं जिससे कि जो पाप की 7 निशानियां हैं। ठीक है, जैसे कि ज्यादा घमंड करना, ज्यादा भूख मचाए रखना, ठीक है, इस तरह के वो। तो प्राइड हो गया, एनवी, जलन, ठीक है, ग्लटनी, रात, दूसरे से वो चिढ़ना विढ़ना, इस तरह का ये सारा कुछ। तो ये 7 डेडली सिन है। ये 7 डेडली सिन का शो दिखाते हैं किसे, वो फॉस्टर्स को। और फॉस्टर्स इसी में ही अब वो इसी के उसमें आके वो पागल हो जाता है, मतलब पागल क्या हो जाता है, उसी को एंजॉय करने लग जाता है। जबकि मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर ने उसे 7 डेडली सिन दिखाया। अगर फास्टस का कुछ थोड़ा बहुत भी इंक्लिनेशन होता या इंक्लाइंड होता वो गॉड की तरफ, तो वो समझ जाता कि ये 7 डेडली सिन है, अगर ये करो तो इंसान एंड में जाके बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से बाइबल के थीम को कनेक्ट किया गया है। तो ये अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा इसमें। Mephistopheles then takes the Faustus on a wild chariot ride through the heavens and landing in the room. अब उसे घुमा रहा है अलग अलग जगह, कभी स्वर्ग में लेके जा रहा है, फिर रोम में लेके गया, where the Faustus torment the Pope Adrian, जहाँ पे एड्रियन एक पोप है, उसको दुखी करता है फॉस्टस, उसको टॉर्मेंट करता है, मतलब टॉर्मेंट का मतलब है उसे सताता है। क्योंकि वो एक जजमेंट पास, यानी यहाँ पे पोप एड्रियन दिखा रखा है। छोटे शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो एक एड्रियन दिखा रखा है, एक एड्रियन क्या है, एक पॉप है, और रोमन कैथोलिक सिस्टम है, रोमन चर्च है। तो एड्रियन है वो क्या, एक जजमेंट पास कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक राइवल पोप है, इस तरफ भी एक पोप है, उस पोप का नाम नहीं दे रखा, और इस तरफ एक पोप, कौन सा पोप, एड्रियन है। तो ये अपनी कुछ जजमेंट पास कर रहा था, इतने में क्या करता है फॉस्टस, जो है एड्रियन पॉप को गायब कर देता है, और स्टीलिंग द पॉप एड्रियन फ्रूट, इसके खाने को चुरा लेता है, स्मैकिंग हिज ईयर, इसके कान पे मुक्का मार देता है। ही बिकम्स फेमस फॉर दिस एंड इज इनवाइटेड टू विजिट द जर्मन एम्परर। इतना ज्यादा फेमस हो जाता है डॉक्टर फॉस्टस इस इंसिडेंट के बाद कि इसे जर्मन का एम्परर बुलाता है, चार्ल्स 5। एंड हु इज द एनिमी ऑफ पॉप एड्रियन, वही ना, वो इसका दुश्मन होता है पॉप एड्रियन का, चार्ल्स 5। और ये सबको पता होगा पुराने टाइम पे चर्च का डोमिनेंस सबसे ऊपर होता था, और किंग भी चर्च के अंदर आए करते थे, यानी किंग की पावर भी ये जो है वो चर्च के आगे कम पड़ जाती थी, क्योंकि चर्च रेगुलेट करता था हर चीज को। और अगर किंग के अंदर कोई फॉल्ट हो तो चर्च ये कहती थी तुम्हारे अंदर फॉल्ट है ये, वगैरह वगैरह। तो सबसे ऊपर जो रूल करती थी वो चर्च होती थी, चर्च के बाद जो है वो किंग। तो इसीलिए चर्च और किंग की हमेशा बिगड़ी रहती थी। तो पॉप एड्रियन के साथ जब फॉस्टस ऐसे करता है तो बहुत ज्यादा जो है वो, तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है कौन, चार्ल्स 5, यानी जो एम्परर है, बहुत ज्यादा वो इससे इंस्पायर हो जाता है, और कहता है कि ठीक है, फॉस्टस की इस हरकतों से इम्प्रेस हो जाता है वो, और फॉस्टस को बुलाता है अपने वहां। और फिर फॉस्टस को ये कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है, उसकी इमेज को कंज्यूर अप करो, यानी मैजिक से लेके आओ।
और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। तो दिखाता है चार्ल्स फाइव को कि देखो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट, वन ऑफ द एम्परर्स नाइट दिस नियर द फर्स्ट मैजिकल पावर। एक और एम्परर का जो नाइट होता है ना, एक अच्छी पोजीशन होती है, वो इसके मैजिकल पावर का कहीं ना कहीं मजाक बना देता है फॉस्टर्स के। तो फॉस्टर्स उसे पनिश करता है और उसके सर के ऊपर एंटलर निकाल देता है। एंटलर का मतलब क्या होता है, वो सींग से निकाल देते हैं, जो उसके ऊपर होता है, हिरन के ऊपर जो सींग होते हैं, बारह सिंगा टाइप के, तो वो निकाल देता है इस। और आगे का कॉमिक सीन भी ऐड कर रखा है, सबका मतलब बताऊंगा आगे में। अभी सिर्फ हम समरी कर रहे हैं, फिर सबको डिटेल में पढ़ना है कि किसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वो सब चाहिए फिर। तो मीनवाइल रॉबिन जो एक क्लाउन दिखा रखा है, फॉस्टर्स सर्वेंट वैगनर। फॉस्टर्स का एक सर्वेंट है वैगनर, और रॉबिन जो है वो क्लाउन है उसका, यानी उसका जोकर है, यानी रॉबिन जोकर है फॉस्टर्स के चेले वैगनर का। हैज पिक्ड अप, वो कुछ सीख लेता है ऐसे ही, मतलब मैजिक टाइप का कुछ। किससे सीख लेता है वो? फॉस्टर्स से, क्योंकि जब गुरु अलग अलग तरह के मैजिक दिखा रहा है तो चेला भी सीख गया, और चेले के साथ साथ उसका जो क्लाउन है यानी जो जोकर है, उसके चेले का जो जोकर है वो भी सीख जाता है। तो ये कुछ ऐसे सीन दे रखे हैं ताकि कहीं ना कहीं जो बीच में कॉमिक सीन ऐड करते हैं ताकि इंटरेस्ट एक तरह से बना रहे। तो इनके साथ एक रेफ मिलके, यानी रेफ और वैगनर का वो जो रॉबिन है, जो उसका क्लाउन है, ये सब आपस में मिलके अलग अलग एडवेंचर करते रहते हैं और कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कॉमिक सीन को ऐड किया गया दोबारा। और एक बारी तो ये इतनी हद पार कर देते हैं कि मेफिस्टोफेलिस को समन कर देते हैं, उसको बुला लेते हैं। Who threatens to turn them both into animals? तो मेफिस्टोफेलिस गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम दोनों को जानवर में बदल दूंगा, दोबारा मुझे बुलाया तुम। तो इस तरह से इनका मिस एडवेंचर को कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया गया है प्ले में, ताकि और फिर फॉस्टर्स जो है वो इंग्लैंड जाता है, जहाँ पे वो एक घोड़े को बेच देता है एक डीलर से। मतलब ये कहता है घोड़े को, एक हॉर्स जो डीलर है उसके पास अपना एक घोड़ा बेच देता है, और कहता है कि ये जो घोड़ा है वो इंचेंटेड करता है, अलग अलग चीज बोल सकता है, ये फॉस्टर्स कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन द मैन राइड्स हिज न्यू हॉर्स ओवर द वाटर, वो कहता है ये पानी के ऊपर भी चलता है ये घोड़ा। पर जैसे ही वो पानी के ऊपर चलाने लग जाता है, वो पूरा जो है घोड़ा स्ट्रॉ में बदल जाता है, यानी लकड़ी के छोटे छोटे वो जो होते हैं ना उसमें, उसमें बदल जाता है। स्ट्रॉ तो सबको पता ही होगा, जो सिंपल सिंपल से होते हैं लकड़ी के छोटे छोटे, वैसे उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि पहले सीन में कॉमिक सीन ऐड किया गया जिसमें कि रॉबिन और वैगनर और ये सब क्या करते हैं, मेफिस्टोफेलिस को बुला लेते हैं, उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहता है दोनों को एनिमल में बदल दूंगा। कॉमिक सीन को ऐड किया गया है क्रिस्टोफर मॉडलर ने, ताकि एक तरह से बिल्कुल सही मैनेज किया जा सके पूरी इस नॉवेल को, ताकि बीच में कोई बोर ना हो, इसलिए कॉमिक सीन को ऐड करते हैं। ये पहले इंट्रोड्यूट था, मैंने कई वीडियोस में बता रखा है। और उसके बाद क्या है कि अ, ये सीन दिखा रखा है कि फॉस्टर्स क्या क्या कर रहा है, इतनी पावर गेन करने के बाद उसने एक पल भी किसी लोगों की भलाई करने की नहीं सोचा। उसने सबसे पहले यहाँ पे बेवकूफ बनाया हॉर्स डीलर का, उसे घोड़ा बेच दिया ये बोल के कि पानी में भी चल सकता है और बोल भी सकता है। और बाद में जैसे किसी ने वो हॉर्स डीलर पे चलाने की कोशिश करी तो वो स्ट्रॉ में बदल गया। ऐसे ड्यूक दिखा रखा है वन होल्ड का, हियर्स अबाउट दिस एंड इनवाइट्स। तो ड्यूक ने सुना, ड्यूक का क्या राजा को कहते हैं, तो हर जगह अलग अलग कहते हैं, कई जगह ड्यूक कहते हैं। तो वो इधर ड्यूक ऑफ द वैन होल्ट हियर्स अबाउट दिस, वो सुनता है इसके बारे में, इनवाइट्स द फॉस्टर्स टू विजिट हिम, वो कहता है आओ। वो बुलाता है फॉस्टर्स को दोबारा, जैसे ऊपर भी बुलाया था ना फॉस्टर्स को चार्ल्स फाइव ने, इसी तरह से यहाँ पे भी फॉस्टर्स को बुलाता है। और हॉर्स डीलर शोज अप अलोंग विद द रॉबिन एंड द रेप। अब जो हॉर्स डीलर था वो रॉबिन के साथ और रेप के साथ मिलके वहां ये कसम खाते हैं कि हम बदला लेंगे फॉस्टर से। तो फॉस्टर्स कास्ट अ स्पेल ऑफ द साइलेंस ऑन देम, तो वो उसके ऊपर कुछ जादू करके उन सबको शांत कर देता है। दे कैन नॉट स्पीक ऑफ हिज रॉन्ग, और कहता तुम मेरी गलतियों के बारे में कोई नहीं बोलेगा, एंड सेंड देम ऑन देयर वे, और उन्हें कहता चल अपने अपने रास्ते निकल जाओ। तो ऐसे से सीन को ऐड किया गया है। तो मेन जो है कहानी इस तरह से चल रही है, यानी बीच में ज्यादा ही ट्रेजेडी हो जाती है, कोरसम ट्रेजेडी हो जाती है, तो ट्रेजेडी को रिलीफ देने के लिए कहीं ना कहीं कैथारसिस जो अंदर के जो वो होते हैं, वो इमोशंस जो जाग रहे होते हैं, या बोर्डम ना आए, तो इसके लिए बीच में ऐड करना पड़ता है क्या, कॉमिक सीन को। तो वही कॉमिक सीन ऐड किया। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप्रोचेस, जैसे ही एंड टाइम आ जाता है, फास्टेस्ट बिगिन टू ट्रेंड हिज इम्पेंडिंग डूम। पहले तो बहुत मौज लेता है वो, जब लास्ट में का टाइम आ जाता है तब उसे पता चल रहा होता है अब तो मैं बस खत्म होने वाला हूँ। उसके बाद है ना मेफिस्टोफेलिस कॉल अप द हेलेन ऑफ द ट्रॉय, फिर कहता है एक काम करो हेलेन को बुलाओ। ट्रॉय की लड़ाई में पता होगा आपने, ट्रॉय की ट्रोजन वॉर पढ़ा होगा, एक्लियस और प्राइम ये सब कुछ। एक बारी हेलेन ऑफ ट्रॉय
अगर खुद से अगर वैसे कुछ मन हो देखने का या पढ़ने का, तो एक बार ट्रोजन वॉर पढ़ लेना। अकीलियस के ऊपर कई सारी पोयम भी लिखी गई है और बहुत ही फेमस। और प्राइम और जो प्रिंस, वो पूरी जो लड़ाई हुई थी पेरिस और इन सब की, वो स्पार्टन्स, ये ना एक बड़ी कहानी पढ़ लेना। अभी तो मैं सिंपल, इतनी तो बहुत ज्यादा वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी, स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, तो नीचे आप कमेंट कर देना ट्रोजन वॉर या हेलेन ऑफ ट्रॉय का मतलब आपको नहीं पता, तो सिंबल यूज किए गए हैं। यानी यहाँ बस ये समझना है खूबसूरती की सबसे एक टॉप, मतलब कि सबसे ऊपर की खूबसूरती चाहिए थी देखने के लिए। तो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि उस खूबसूरत लड़की से मिलना है मुझे, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसके पीछे इतनी बड़ी ट्रोजन वॉर हुआ था, उस लड़की से। तो ताकि, और ये इसलिए किया था फॉस्टर्स ने, ताकि वो अपनी कोलीग्स को खुश कर सके, जो उसके साथ के जो बंदे हैं उनको। एन ओल्ड मैन अर्जिस फॉस्टर्स, एक ओल्ड मैन आया, उसने कहा कि फॉस्टर्स को एक काम करो, वापस चले जाओ अभी भगवान के पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पर मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, ओल्ड मैन को भगा देता है और उसे डरा देता है वहां पे, एंड ड्राइव हिम अवे। द फॉस्टर्स देन समन्स अप द हेलेन अगेन, फॉस्टर्स दोबारा हेलेन को बुलाता है, एंड ही माइट इमर्स हिमसेल्फ इन एंशिएंट ब्यूटी, बट टाइम ग्रोज शॉर्ट एंड द फॉस्टर्स विल। और उसे पर अंदर से डर लगता है उसे, पर वो लास्ट लास्ट में होता है ना कि क्या नहीं देखा क्या नहीं देखा, तो कुछ देख लेते, तो वो ही हालत है उसकी रखी। ऑन द फाइनल नाइट ऑफ हिज लाइफ, तो जैसे ही फाइनल नाइट आती है, आखिरी रात है, फॉस्टर्स को अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि बाद में अब शरीर की तो डीलिंग हो गई, अब आत्मा जो है बाद में अब वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। एक बार उससे मेफिस्टोफिलिस से भी पूछा था, अगर बहुत डिटेल में अगर जब चाहते हो कहानी के, तो मेफिस्टोफिलिस से भी पूछा था, और मेफिस्टोफिलिस ने भी इस तरह की डीलिंग की थी लूसीफर से। और आज उसे किस तरह से उसे चेला बना रखा, और क्या वो सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन चल रहा है उनके बीच में, कि वो उसका दास है और वो मास्टर किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडी भी है इसके ऊपर, जैसे कि कॉलोनाइज किया गया था जब ब्रिटेन ने अलग अलग कॉलोनीज को फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया था, उसमें भी हम देखते हैं, जैसे कि बड़े एग्जाम में बैठो तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे डॉक्टर फॉस्टर फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस तरह से ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया, तो यहाँ ब्रिटेन इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ लूसीफर। तो ब्रिटेन लूसीफर का एग्जाम्पल हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस कहीं ना कहीं आप अमेरिका को प्लेस कर सकते हो। और अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो कहीं ना कहीं फॉस्टर्स वगैरह इस तरह समझो, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस भी है ब्रिटेन की जो राइटिंग है, इसमें पॉलिटिकल एसेंस दिखाया गया है। तो ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है। पर हम दोबारा आते हैं कहानी पे। कहानी में ये हो रहा है कि अब आखिरी रात है और वो डर रहा है, और वो अब बचता रहा है और माफी मांग रहा है, बट अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गए। तो अब रात के जैसे ही 12 बजते हैं, द डेविल एंटर्स द फॉस्टर स्टडी टू क्लेम हिज सोल, एकदम से शैतान निकल के आता है, वो कहता है चलो अब अपनी आत्मा दो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह होती है, तो जो भी उसके कलीग्स थे आसपास के जो थे, वो देखते हैं उसके शरीर जो है, उसके छोटे छोटे उंगलियां उंगलियां कटी बटी छितरे उखड़े हुए वहां पड़े होते हैं। और वो डिसाइड करते हैं इन सबको इकट्ठा करेंगे और इसे एक प्रॉपर ब्यूरियल देंगे, यानी कि अच्छी तरह से दफनाएंगे, जो भी है उनके लास्ट पेज में जैसे जो करते हैं वो करेंगे। तो इस तरह की राइटिंग है, एंड ऑफ 16th सेंचुरी में कंपोज की गई थी। और बहुत ही मजा आता है बच्चे जब इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग, ग्रीक टेस्ट देखने को मिलता है, प्लॉट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे नहीं है कि शेक्सपियर में क्या था, उसकी प्लॉट स्ट्रांग नहीं होती थी। प्लॉट का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर, वो एक स्टोरी लाइन थी, सब प्लॉट्स यूज करता था, छोटी छोटी कहानियां शेक्सपियर यूज करते थे और उसे आपस में वो कंबाइन कर देता था। जबकि इस तरफ क्रिस्टोफर मार्लो में देखा गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स में भी कई बारी क्रिस्टोफर मार्लो को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जिन्होंने शेक्सपियर को बनाया उनमें से एक था क्रिस्टोफर मार्लो। और कई सारे जब रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि शेक्सपियर ने, जैसे कि मैकबेथ और कई जगह जो कहानियां, जैसे किंग लियर, दो तीन जगह ऐसे से कंसेप्ट यूज करे हैं, और वो कहानी जो अगर हम उसके प्लॉट को देखते हैं तो वो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट है, यानी मोर देन 80% जो है वो इमिटेशन किया गया है क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग से। तो शेक्सपियर को बनाने वाले जो थे वो यूनिवर्सिटी विट्स थे और क्रिस्टोफर मार्लो था। कहते हैं ड्यूल में मर गए, लड़ाई हुई थी एक आपस में। जब क्रिस्टोफर मार्लो को ठीक से पढ़ोगे, जब बायोग्राफी पढ़ोगे, तो किसी में छीना झपटी हो गई थी, तो वहां मुक्के मुक्के लग गए और उस लड़ाई में मर गया था क्रिस्टोफर मार्लो। तो नहीं, अगर क्रिस्टोफर मार्लो होता तो इतनी एक्सलेंट राइटिंग, जब शेक्सपियर की राइटिंग भी उस समय इतनी, उससे पहले की राइटिंग और इतनी बेस्ट राइटिंग लिखी गई थी। तो
उसके मेरे हिसाब से तो शेक्सपियर होता ही नहीं। तो ये मेरे हिसाब से नहीं है, सारी जगह बड़े बड़े जो रिसर्च पेपर है वो यही कहते हैं, अगर क्रिस्टोफर मार्लो होता तो शेक्सपियर नहीं होता। तो ये इस तरह की राइटिंग है। अब आगे जाके मैं आपको अलग अलग चीज बताऊंगा किस किस तरह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। कहानी बस ये इतनी ही है, डिटेल में तो कहानी बहुत बड़ी है। अगर आप पे टाइम हो तो आप वो हो सकती है, पर अगर पेपर से 2-3 दिन पहले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे जो कि एग्जाम में ज्यादातर डाला जाता है। तो फर्स्ट अगर जैसे हम देखें तो कॉरस, और कॉरस का रोल क्या है, तो एक तो ये जार्गन हो जाता है जो नए शुरू से या बच्चे जो इस लिटरेचर को लेके जो इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए समझ नहीं आता एकदम से कॉरस क्या है और कॉरस का रोल क्या है प्ले में। तो देखो कॉरस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि ये कॉरस है क्या। तो जो भी कॉरस हमारे पास है, ये जैसे कि पूरा कॉरस की एक्सप्लेनेशन अगर हमें समझना हो तो कॉरस का सिंपल मतलब क्या होता है कि ये ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से उठाया गया है। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग आपस में, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मेन इंसिडेंट होने से पहले वो आपस में कुछ ऐसी बात करेंगे, चाहे वो फॉर्मल तरह की बात हो या रिटोरिकल हो या कोई ऐसी चीज है जो आपको वो आप पहले ही हिंट दे देंगे, यानी वो आपको पहले ही हिंट दे देंगे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। दैट इज कॉल्ड कॉरस। तो कहानी से पहले जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसा कुछ मेरे को आगे कोई ऐसा सीन लिखना है कहानी में जिसमें कि कुछ मर्डर होने वाला, तो पहले ही मैं उसके पहले कुछ लोगों को बात आपस में करवाता दिखा दूंगा, या फिर बिजली कड़कती हुई, या फिर उसमें और कुछ ऐसा जैसे खून टपकता हुआ, या कुछ ऐसी अ, कहानी जिससे कुछ अजीब सी कहानी जिससे कि हमें पूरा ये पता चल जाए, इंडिकेशन मिल जाए कि आगे जाके कुछ होने वाला है, और आगे जाके जो होने वाला है वो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और अगर रोमांटिक सीन दिखाना हो तो स्टार्टिंग में फ्लावर्स फ्लोर्स ये सब दिखा दिया। तो वो जो सीन, मेन सीन से पहले जो एक तरह का माहौल सेट किया जाता है, ठीक है, उसको हम कोरस कहते हैं। ये ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से आता है, ग्रीक ड्रामा या ग्रीक ट्रेजेडी इसी तरह से लिखी जाती थी। क्योंकि जो हम प्ले पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, हमें पता है, जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है, डॉक्टर फॉस्टस है। तो डॉक्टर फॉस्टस में जो प्लॉट उठाया गया है, बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लॉट यूज किया गया है इसमें। डाउनफॉल दिखाया गया है हीरो का, जो सेंट्रल हीरो है उसका डाउनफॉल दिखाया गया है। पर ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में इतना छोटे काम पे नहीं यूज करते कि वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लॉट हो। अगर हमें डाउनफॉल दिखाना होता था तो हम किसका दिखाते थे डाउनफॉल, या किसी किंग का, या फिर कोई एक पावरफुल लव अफेयर उसका दिखा रहे हो, या फिर एक ग्रेट वॉर का डाउनफॉल, जैसे ट्रोजन वॉर है, या ट्रॉय की हमने जो कहानियां पढ़ी है, ओडिसी यूलिसिस, इन सब तरह के। तो इसमें डाउनफॉल जो दिखाया जाता है सेंट्रल हीरो का, वो जो हीरो है वो एक छोटा सा हीरो नहीं होता, नॉर्मल ह्यूमन नहीं होता वो, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। तो यहाँ पे कॉरस, पहले तो कॉरस समझो, कॉरस का सिंपल मतलब ये है, मेन इंसिडेंट होने से पहले जो पूरा सीन सेटअप किया जाता है जिससे कि हमें पता चल जाए आगे अब ऐसा होने वाला है। यानी थोड़ा सा हमें पहले ही पता चलने लग जाता है, एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है कि मेन इंसिडेंट से होने से पहले हमें बता देता है कि अब इसमें अच्छा सीन होने वाला है या बुरा सीन होने वाला है। और ये टेक्निक होती है जिसके थ्रू रीडर को, जो राइटर होते हैं वो रीडर को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं अब क्या होने वाला है। यानी अब कहानी में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, या कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस तरह का, इसे कहते हैं हम कॉरस। तो यहाँ से हम समझते हैं फाइनली क्या है, इट्स अ टेक्निक। सबसे पहले तो ये समझना ये एक टेक्निक है। कॉरस को अडेप्ट किया गया था उसे ग्रीक स्टाइल ऑफ ड्रामा से। पहले तो जो मेन मेन है वो लिखना होता है, ज्यादा फालतू की कहानियां नहीं लिखनी होती इसमें। और ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से उठाया गया था, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है इन वेरियस पार्ट ऑफ द ड्रामा और प्ले और ड्रामा में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। तो प्ले एंड ड्रामा दोनों में हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। द chorus speaks directly to the audience and tells the basic ground of the history of Faustus। इसमें क्या होता है, बेसिक ग्राउंड को समझाया जाता है कॉरस में, यानी पहले ही बता दिया जाएगा कि हमारी कहानी किस तरीके से और किस तरीके से नहीं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना हो तो इसी को हम प्रोलॉग कह देते हैं, और इसी को हम प्रीफेस कहते हैं। कि हमारे इसमें जो अब इंसिडेंट का प्रीफेस है, यानी जो कहानी जो होने वाली, जो घटना आगे घटने वाली है उसका एक तरह का प्रीफेस है। तो हमें पहले ही समझा देंगे कि कुछ ऐसे हिंट दे देंगे हमें कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये जो कॉरस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, द कॉरस स्पीक्स डायरेक्टली टू दी ऑडियंस, ये ऑडियंस को डायरेक्टली बता बता देती है कि आगे का सीन कैसा होने वाला है, अच्छा सीन है या बुरा सीन है।
द ओपनिंग स्पीच ऑफ द कोरस फंक्शन एज ए प्रोलॉग। अगर ओपनिंग सीन है तो उसे हम प्रोलॉग भी कहते हैं। मैंने बोल दिया यही प्रोलॉग है और यही प्रीफेस में माना जाता है। बस ये इंसिडेंट का प्रीफेस और प्रोलॉग है। पूरी बुक का जैसे कि पहला वो होता है ना, जिसमें कि पूरा सब कुछ लिखा होता है कि ये है, इस बुक में ये कंटेंट्स है वगैरह सब, इसी को प्रोलॉग और प्रीफेस कहते हैं। तो यही आगे जाके प्रोलॉग एंड द प्रीफेस बनेगा कोरस। तो कॉरस किस किस चीज के बारे में बताता है? कई बार मैंने बताया जैसे कि फॉर्मल, रिटोरिकल, या कोई ऐसे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना जो कि आपके ड्रामा में होने वाला है अभी। और ज्यादातर इसमें क्या था, जैसे कि लव और वॉर की चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। और इनका काम क्या होता है, दी पर्पस, इसका पर्पस मेन क्या है, इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो एक तरह से माइंड को पहले से सेट कर देते हैं कि ताकि जो भी ऑडियंस है, स्पेक्टेटर है चाहे रीडर है, वो समझ जाए अब आगे क्या होने वाला है। तो ताकि एक बिल्कुल अच्छी तरह से हमें वो चीज समझ आ सके और हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले आगे क्या सीन होने वाला है उससे। तो इस वाले में जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, ये ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। पहले ही मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, प्लॉट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड पॉइंट जो है इसमें कैरेक्टर, कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग रखे गए हैं। पर ग्रीक स्टाइल ऑफ ट्रेजेडी से ये डिफरेंट भी है, क्योंकि ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो कैरेक्टर होता है, जितने भी कैरेक्टर जो होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। अब माना इसमें कि उसके अंदर एक तरह का क्वेस्ट था, एक बहुत अंदर आग थी पढ़ने की, कि मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सारा कुछ करना है। तो इस तरह का है। पर इतना ये डाउनफॉल ऑफ ए कॉमन मैन दिखाया जाएगा, ना कि हम ये दिखाएंगे द डाउनफॉल ऑफ द किंग, किसी महान राजा का डाउनफॉल है, या कोई पावरफुल लव अफेयर है, ये जैसे कि ट्रॉय का था, जो ट्रोजन वॉर है, और ऐसी, या ना ये किसी हिस्ट्री ऑफ किंग के ऊपर बेस्ड है। तो ग्रैंड सब्जेक्ट को उठाया जाता था, बड़े बड़े सब्जेक्ट को उठाया जाता है, और बड़े-बड़े सब्जेक्ट में ही कोरस को लगाया जाता है। पर क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसी राइटिंग है जिसका जो पूरा जो थीम है, हमने ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, तो वो सब कुछ इसमें इसने यूज भी किया है। जैसे कोरस का एक अच्छा खासा रूल मतलब यूज किया है। कोरस को एक इंसिडेंट का प्रीफेस और जो प्रिकर्सर की तरह से रखा गया, जो कि ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में रखा जाता है। बस एक चीज से डिफरेंट है, ये मैंने बार बार ही बोल रहा हूँ, कॉमन मैन का डाउनफॉल है, ना कि किसी बड़े राजा का, या कोई पावरफुल लव अफेयर, या कोई बहुत बड़े इंसिडेंट का हिस्ट्री में, उसका डाउनफॉल नहीं है। तो ये लिख रखा है इसमें सारा कुछ, आप इसे पॉज करके लिख लेना। इसके अलावा कोई कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है, ना गाइड ना कुछ, यहीं से आप रोक के अच्छी तरह से बिल्कुल वो बना लेना नोट्स। तो ड्रामा ये डील किसको करता है, अबाउट द डाउनफॉल ऑफ ए कॉमन मैन ऑफ कॉमन बर्थ। तो ये इस चीज को है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इमेज दिखा रखा है, अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ डालना हो ना उन्हें, तो आइकल्स का इमेज इन्होंने दिखा रखा है। इट्स एन हाईली एलिग्री, एलिग्री यूज किया गया। डॉक्टर फॉस्टर्स अगर हम बताएं तो वो एक पूरा एक एक्सलेंट एग्जांपल है किसका, आइकरिस का। वैसे इतना टाइम तो नहीं है कि आइकरिस की स्टोरी मैं बता सकूं, पर हल्का सा बताता हूँ ताकि आप एक एग्जैक्ट समझ सको है क्या और क्या नहीं। पूरी ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में देखो इमेज यूज किया है इसमें, इस पूरे उसमें मैक्सिमम इमेजेस यूज किए गए हैं, और ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से लिखा गया। तो ग्रीक जितने भी मिथ्स है हमारे पास पास जो क्लासिकल मिथोलॉजी है, उससे लिए गए हैं कुछ इमेजेस। आइकरिस डीडलस का बेटा है, ठीक है। तो डीडलस का बेटा आइकरस है, दोबारा सुन लो, आइकरस जो है वो डीडलस का बेटा है। और इसको किस सिंबल में यूज करते हैं, कि ये जो डीडलस है, एंड में उसे, यानी जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसके एंड में जो किंग है, किंग का नाम क्या है, किंग मिनोस। किंग मिनोस जो है, MINOS, किंग मिनोस जो है वो जो डीडलस को और उसके बेटे आइकरस को एक बहुत ही बड़े उसमें चिमनी टाइप का जो होता है उसके अंदर बंद करवा देता है, और उसका बहुत ऊपर तक वेंट निकला होता है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता है जिस वजह से वो उनके साथ ऐसा कर देता है। और फिर एंड में क्या होता है, उसमें ऊपर पंख गिरते रहते हैं, पक्षियों के पंख गिरते रहते हैं उसके अंदर। तो वहां से डीडलस एक इमेज फॉर्म करता है, और एक आइडियलिस्टिक माइंड लगाता है, और उसके साथ वो क्या करता है, अंदर वैक्स होता है, क्योंकि मोमबत्ती अंदर जलाने के लिए वो देते हैं। तो मोमबत्ती और उस पंख से, उस मोमबत्ती और पंख से वो जो पक्षी के जो पंख होते हैं उनसे एक बहुत बड़ा पंख बनाता है इंसानों का। और उसके बाद वो बेटे और बाप अपने लगा लेते हैं वो पंख, और उसके बाद वो उसके अंदर से उड़ के बाहर निकल जाते हैं चिमनी के उस वेंट से। और जब बाहर निकलते हैं तो डीडलस आइकरस को कहता है, यानी अपने बेटे को, कि इस तरह से उड़ना, ना ज्यादा ऊपर उड़ना ताकि तुम सूरज के पास ना आ जाओ, ना ज्यादा नीचे उड़ना ताकि तुम्हें कोई ये
जितने भी तूफान वूफान ये सब लपेट के ना ले जाए। तो बिल्कुल बीच में उड़ना है तुम्हें। पर आइकरस जो है वो अपने बाप की सुनता नहीं, वो सूरज की चमक की तरफ खिंचा चला जाता है और उसकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो सूरज की तरफ पहुंचता है, इतने में वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो सीधा नीचे आके गिरता है। तो ये था डाउनफॉल ऑफ द आइकरस। और इसी का इमेज पूरी इससे कहानी से लगा के देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इसमें जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस है, फॉस्टस का क्वेस्ट ऑफ नॉलेज किस तरह से ये भूखा होता है। एक लिमिट तक इंसान को चलना होता है, अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा, अगर वो भगवान को समझने की कोशिश करेगा तो वो नहीं समझ सकता। यही बात तो अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। कि इंसान को सिर्फ इंसान के पास इतना वो नहीं है कि तुम भगवान को समझ सकते हो, तुम भगवान को स्कैन नहीं कर सकते। इसीलिए जितना तुम्हारी वो हैसियत है उसी में रहो। और ये पूरे इस कहानी से हमें पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं इस पूरी कहानी को, डॉक्टर फॉस्टस उसने एक लेवल क्रॉस कर दिया था, इसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। जैसे सेम आइकरस, आइकरस ने अपने बाप की नहीं सुनी थी, यानी डीडलस की, और इसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। डीडलस जो था बहुत ही ज्यादा अपने टाइम पे एक आइडियलिस्टिक था, इतना बड़ा और क्राफ्टमैन था, जो कि ग्रीक स्टोरी में दिखाया जाता है, ग्रीक मिथोलॉजी में दिखाया जाता है। हर चीज ये बना देता था, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि लकड़ी की हो, सब कुछ को बना के उसे मूव करवा देता था। इस तरह का ये था। पर कहते हैं कि ऊपर से भगवान ने इसे श्राप दिया क्योंकि उसने अपने नीस को मार दिया, और सॉरी नीस नेफ्यू को मार दिया इसने, क्योंकि वो उसके पास इससे भी एडवांस नॉलेज आ गई थी और वो उससे भी अच्छा क्राफ्टमैन था। तो जलन की वजह से उसने उसे मार दिया, जिस वजह से इसे श्राप मिला था कि आने वाले टाइम पे इसको कोई राजा जो है बंदी बना लेगा। और क्यों बना लेगा? क्योंकि मिनोस जो था वो खुश हो गया इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे ही डीडलस ने अपने नेफ्यू को मारा, जैसे डीडलस ने अपने नेफ्यू को मार दिया, मरने के बाद क्या, जब वो मर जाता है तो फटाफट जो है जो डीडलस को उस एरिया से जो है बैनिश कर दिया जाता है, निकाल देते हैं वहां। तो मिनोस राजा उसे अपने पास बुला लेता है। मिनोस की जो वाइफ होती है उसको भी एक श्राप मिला होता है, और मिनोस की वाइफ का नाम होता है पैसिफाई। और उसे भी एक पोसीडियन गॉड ने एक श्राप दे रखा होता है कि आने वाले समय पे तुम्हारा जो लव जो है वो एक सांड के साथ चलेगा, एक बुल के साथ चलेगा। और वो जो बुल है वो लकड़ी का बना हुआ बुल होगा। और इस बुल को, और इसी के साथ तुम्हारा एक बच्चा पैदा होगा जो कि आधा शरीर जिसका क्या होगा, इंसानों का, और आधा शरीर किसका होगा, बुल का। हाँ बिल्कुल, इंडिया वाले उससे मैच होता है ये। तो जैसे ही मिनोस के पास वो पहुंचता है तो मिनोस राजा होता है, बहुत खुश होता है वो कि इतना बड़ा क्राफ्टमैन हमारे पास आया है। तो वो उसे कहता है कि मेरे को अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना है। तो उसके लिए वो एक बुल बनाता है। तो एक बुल बनाया जाता है। पर कई कहानियों में ऐसा दिखा रखा है, वो जो बुल डिजाइन होता है उस बुल को वो इस तरह से शेप में देता है ताकि उसके अंदर जो उसकी जो वाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होते हैं। तो उसके अंदर पैसिफाई, यानी जो मिनोस की जो वाइफ है पैसिफाई, वो उस बुल के अंदर फिट हो जाती है। और फिर उसके बाद वो जो बुल है, वो बुल नहीं है, उस लकड़ी का बुल है, पर उसके अंदर उसकी वाइफ है। वो घुस जाती थी उसके अंदर और इंटीमेसी होती थी इधर उधर, जिस वजह से उसके पेट के अंदर बच्चा पैदा होता है। पर अभी मिनोस को पता नहीं होता। पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो पैदा होता है, तो आधा शरीर बुल का होता है और आधा वो। ये सब जब उस राजा को पता चलता है कि इसने अपनी जो आइडियलिस्टिक माइंड है, इसने अपने क्राफ्ट का इतना ज्यादा मिसयूज किया है, इस वजह से वो बेटे और बाप दोनों को सजा देता है कि एक काम करो, तुम बड़े से चिमनी में उन्हें बंद करवा देता है। फिर आगे की कहानी मैंने आपको बता दी। तो आइकरस की ये स्टोरी है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो ये डाउनफॉल है। तो यहाँ पे क्या है, कॉरस है। कॉरस में कई सारे इमेजेस भी रखे गए हैं, जैसे आइकरस की इमेजेस दिखाई गई है कॉरस में। अगर किसी को आइकरस की स्टोरी पता है, और मैं ये कहूँ कि अगर डॉक्टर फॉस्टर सदन सिंबल ऑफ आइकरस, तो वो समझ जाएगा, यानी इसका डाउनफॉल होने वाला है। ये कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेगा जिस वजह से इसका डाउनफॉल होगा, और ये कहीं ना कहीं दिखा रखा है कॉरस में। तो ये छोटा सा था, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन सेट करना चाहे तो कॉरस का या आइकरस, अगर ना पूछे तो आप खुद की तरफ से डाल देना आइकरस की इमेज, और बाकी इसमें से देख लेना जो जो मैंने लिख रखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर टाइटल कमेंट करो,
तो जब हम कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस है और फिर टाइटल है उस पे कमेंट करो तो एकदम समझ नहीं आता लिखना क्या है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो डॉक्टर फॉस्टस है ये रियल में था और कई सारे जो मिथिकल स्टोरीज है जो पुराने टाइम की लिखी गई यानी क्रिस्टोफर मार्लो के लिखने से पहले कई सारी ऐसी जगह पे डॉक्टर फॉस्टस अलग अलग नाम से घूम रहा था। जैसे कि हेनरिच फॉस के नाम से, जोहान फॉस के नाम से कई लोगों ने मिथिकल स्पीकर को लिखा, जॉर्ज फॉस्ट के नाम से लिखा गया, पर यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस बन गया ये। तो इसे क्रिस्टोफर मार्लो ने इस तरीके जो फेमस होने की वजह वो ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है और बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग वर्क लिखा है इसने। तो पहली बात है रूट्स कहाँ से देखा जाएगा, तो रूट्स की अगर हम बात करें तो एक न्यू टेस्टामेंट जो है, न्यू टेस्टामेंट है जहाँ पे न्यू टेस्टामेंट स्टोरी, न्यू टेस्टामेंट में एक स्टोरी एक मैजिशियन की जिसका नाम था साइमन मैगस। तो यहाँ से एक दिखाया गया जिसने कि विच क्राफ्ट और मैजिक से, ये बाइबल में है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल की बात कर रहा हूँ मैं, तो पता होगा ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट बाइबल के पार्ट होते हैं। उसमें ये दिखाया गया एक ने विच क्राफ्ट यानी काले जादू से, निक्रोमैंसी से शैतान को बुला लिया था, इनवाइटिंग द इटर्नल डैमेनेशन फॉर देयर सोल, और उसी वजह से उसकी आत्मा जो है वो अनंत तक चली गई थी यानी वो खत्म हो गई थी। तो कहानी की अगर रूट्स की बात करें तो बहुत पुराना, अगर हम तो न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल से मैजिशियन साइमन मैगस के ऊपर बेस्ड है ये, जिसने कि आत्मा को बुला ली थी, ठीक है, शैतान को बुला लिया था बाइबल के थ्रू, यानी बाइबल के थ्रू नहीं, मतलब कि विच क्राफ्ट के थ्रू, बाइबल के थ्रू नहीं, ठीक है, हाँ विच क्राफ्ट के थ्रू। तो उसके बाद क्या है, 15th सेंचुरी में जर्मनी में ऐसी कई सारी कहानियां देखी गई थी जिसमें कि एक इंसान ने अपनी आत्मा को बेच दिया था। उसके बाद ये कई सारे नाम से और घूम रहा था, जैसे कि आप बहुत सारे लेजेंड्स के और लेजेंडरी वर्क पढ़ते हो हर एक एरिया की, तो उसमें कई जगह पे जैसे कि हेनरिच फॉस्ट मैंने बोला था इस नाम से, या जोहान फोस्ट इस नाम से, या जॉर्ज फॉस्ट इस नाम से, ये कहानी पहले से एग्जिस्ट करती थी। फिर इसको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया किसने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो ये साइकिल ऑफ लेजेंड्स थी, इन सबको एक तरह से प्रॉपर ऑर्डर में लगाया। 16th सेंचुरी में एडिशनल स्टोरीज आने लगी, मैजिकल स्टोरीज ने आना शुरू कर दिया था 16th सेंचुरी में से 1501 से लेके 1599 तक। तो जैसे कि इवेंचुअली दीज स्टोरीज वर कलेक्टेड, ऐसी कहानियों को इकट्ठा किया गया, सारी कहानियों को, यानी हेनरिच फॉस्ट, जॉन फॉस्ट, जॉर्ज फॉस्ट, ये फॉस्टर्स बेस्ड कहानियां जितना भी है उनको सबको इकट्ठा करके पब्लिश किया गया। उस बुक का नाम है फॉस्ट बुक, उसे फॉस्ट बुक कहने लगे। और बायोग्राफी ऑफ द फॉस्ट भी लिखी गई जिसका नाम है द हिस्टोरिया वॉन द जोहान फॉस्टन, ठीक है, ये एक बुक का नाम है जिसके अंदर फॉस्ट के बारे में सब कुछ लिखा गया। थोड़ा रट्टाफिकेशन है यहाँ, तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ जैसे कि मैं जो मैजिशियन साइमन मैगस इसका नाम, हेनरिच फॉस्ट, जोहान फॉस्ट, जॉर्ज फॉस्ट इसका नाम, फॉस्ट बुक इसका नाम, हिस्टोरिया वॉन दी जोहान फॉस्टन इसका नाम। तो इस तरह फिर धीरे धीरे करके इंग्लिश में 1587 में इस वर्क को देखा गया और पब्लिश किया गया इन फ्रैंकफर्ट में एक लेजेंडरी स्टोरी के फॉर्म में। फिर द सेम ईयर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, फिर इसे इंग्लिश में पहले मेरे ट्रांसलेशन किया गया इसका, द हिस्ट्री ऑफ द damnable life and the deserved death of Dr. Faustus of Dr. Johann Faustus। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, आप देख ही सकते हो उसने किस तरह से इन सारे ये बढ़िया राइटिंग जो है हमारे आगे लेके आया। इसके जब रेनेसा आया, रेनेसा का मतलब मैंने बता रखा है कई सारे वीडियोस में, रेनेसा मीन्स यहाँ भी बता देता हूँ, इट मीन रीजनरेशन, एक न्यू आइडियाज का जन्म लेना, जब इंसान इंसान के बारे में सोचने लगे, इट मीन होमोसेंट्रिक आइडिया, जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना शुरू कर दिया, हम बाइबल और चर्च की दुनिया से बाहर निकल आए, पहले थियोसेंट्रिक था, अब हम होमोसेंट्रिक आइडियाज पे चलते थे। तो ये तो फिर आगे जाके जो एक जो क्रिस्टोफर मार्लो ने जब इसका यूज किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने फॉस्ट का यूज किया एज एन रेनेसा फिगर। रेनेसा फिगर का मतलब क्या है कि हम चर्च के अंदर अब नहीं कर जाएंगे, यानी इंसान इतना ज्यादा फ्री है कि वो कुछ भी कर सकता है, और ये हमने देखा इसमें जो फॉस्टस है वो कुछ भी कर रहा है, यानी वो चर्च, भगवान, इन सब को हटा के एथीज्म कंसेप्ट को लेके आ रहा है, यानी थीस्ट जो भगवान पे विश्वास करे, एथीस्ट जो ना करे, नास्तिक, और वही सब हमें इसमें दिखाया गया, पर स्टिल एक भगवान के एक प्रॉपर ऑर्डर को भी बनाया गया कि तुम इतना फ्री नहीं लिख सकते क्योंकि अभी चर्च का डोमिनेंस इतना खत्म नहीं हुआ था। तो क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था, पर फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से रेनेसां फिगर को शेप दिया है। तो एज एन फ्री थॉट और एंटी क्लेरलिज्म, इसका मतलब है एंटी चर्च, यानी चर्च और पोप को अपोज करना, उस तरह की राइटिंग आई, पहले होमोसेंट्रिक आइडिया लेके आए
और द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा जो है एक बहुत अच्छी तरह से ड्रामा वे में दिखाया गया। और पहली बार डेविल को इतनी जो है वैल्यू दी गई, इससे पहले डेविल को इतनी वैल्यू नहीं गई थी इंग्लिश राइटिंग में, पर डेविल को वैल्यू दी गई। नेगेटिव, इससे पहले जो भी था सब मॉरल बेस्ड राइटिंग होते थे, और उसमें डेविल को हमेशा इतना कमजोर दिखाया जाता था। पर फर्स्ट टाइम हमने लूसीफर जैसे फिगर, मेफिस्टोफिलिस जैसे फिगर, इन सबको देखना शुरू करा, और ये सब हम आए। इसके बाद कई लोगों ने अलग अलग इसमें वर्क लिखा आगे भी जाके, जैसे कि 19th सेंचुरी यानी मॉडर्न राइटिंग में, पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में सबने अलग अलग इसमें वर्क भी लिखे हैं। जैसे द डैमनेशन ऑफ फॉस 1846, ये लिखना उतना जरूरी नहीं है। जैसे फॉस 1859, इसके कैरेक्टर इतने फेमस हो गए कि पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में, यानी अभी भी कई सारे लोग जो है इसके ऊपर किसी किसी टॉपिक के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर गो थ्रू होते हैं और क्रिटिकल रिस्पॉन्स देते हैं और क्रिटिकल राइटिंग लिखते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि ये देखो लेटेस्ट राइटिंग क्या है, 1948 में लिखी गई है बाई थॉमस मान, और एक 1964 में भी लिखी गई है। इसके कैरेक्टर इतने ज्यादा फेमस हुए, तो ये वर्क इतना ज्यादा फेमस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, कि सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप को दिखाना है डॉक्टर फॉस्टर्स में। अगेन दोबारा क्वेश्चन आता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम कैसे सोचे, कैसे लिखे और क्या लिखे। तो कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशन कहाँ कहाँ पे देखा गया है इसमें। तो पहला सर्वेंट एंड मास्टर हमें देखने को मिलता है लूसीफर और लूसीफर का जो चेला है मेफिस्टोफिलिस। फिर एक और हमें सर्वेंट मास्टर रिलेशन देखने को मिलता है, यही मेफिस्टोफिलिस बाद में सर्व किसे करेगा, डॉक्टर फॉस्टस को। तो यहाँ पे भी मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन आ गया। सॉरी, कुछ और जहाँ पे माइनर कैरेक्टर है उनमें भी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन दिखाया गया है, पर वो इस तरह का हो गया मास्टर सर्वेंट का रिलेशन की कॉमिक सीन ऐड हो गया। जैसे वैगनर, वैगनर जो है वो किसका, वो था फॉस्टर्स का। फॉस्टर्स और वैगनर ये भी मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है। सर्वेंट था वैगनर किसका, फॉस्टर्स का, क्योंकि वो भी उसके जैसा बनना चाहता था। बहुत बारी उसने कोशिश करा कि अलग अलग तरह के वो भी उसी की तरह मैजिक दिखाए, उतना पावरफुल हो जाए, पर वो एक तरह से इस पूरी कहानी में कॉमिक सीन बन के ही रह गया। और जैसे कि उसने कई बारी छोटे छोटे क्लाउन को मैजिक पावर से उठा के, जो भी वो सीखता था फॉस्टर से इधर उधर से, तो उसने क्लाउन को यानी छोटे छोटे जोकरों को बुलाया था, क्लाउन को बुलाया अपने पास और के सर्व करे उसे। तो वो ऐसा लग रहा है कि कॉमिक सीन ऐड हो गया, या मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने कॉमिक सीन को ऐड किया, पर स्टिल मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन। एक जगह और देखा गया रॉबिन और रैल्फ के बीच में। तो रैल्फ भी जो है वो रॉबिन ने अपना चेला बना रखा था रैल्फ को, तो वो भी फॉस्टर्स की बुक हाथ लगी थी रॉबिन के, क्योंकि रॉबिन भी किसका चेला था, फॉस्टर्स का। तो रॉबिन भी फॉस्टर्स का चेला है, मेफिस्टोफिलिस भी फॉस्टर्स का चेला है। और अगर हम और बात करें इस तरफ, तो रैल्फ जो है वो रॉबिन का चेला है, तो फॉस्टर्स का तो हो ही गया। तो ऐसे ही नीचे लिख रखा है इस पूरे स्लाइड में, मैंने अच्छी तरह से लिख रखा है कि रॉबिन और रैल्फ का भी था। रैल्फ ने भी, फॉस्टर्स ने की बुक एक बार उनके हाथ में लगी, तो रैल्फ ने भी कोशिश करी थी कि वो भी किसको चेला बना लेगा एक तरह से। रैल्फ ट्राई नहीं, रॉबिन ने कोशिश करी थी कि वो किसको चेला बना लेगा, रैल्फ। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कि फाइनली हुआ क्या है इसमें। कि फर्स्ट थिंग इसमें ये दिखा रखा है डॉक्टर फॉस्टर जो है सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशन का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। इसमें पहली बात तो ये की है कि सर्वेंट एंड मास्टर मैंने बता दिया, लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस, एक इन दोनों का। एंड सेकंड थिंग इज दैट फॉस्टर्स और किसका, मेफिस्टोफिलिस का। फॉस्टस रूल करेगा 24 ईयर्स तक, पर स्टिल सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो लूसीफर का दोबारा से सर्वेंट बन जाएगा। 24 साल के बाद इसकी आत्मा की डील हो रखी है, ये दोबारा उसका ही चेला जाके बनेगा। तो ओवरऑल ये भी चला। और फॉस्टस किसका सर्वेंट है, एट 24 ईयर्स के बाद वो जो है वो लूसीफर का बन जाएगा सर्वेंट। ये हालांकि उसे बात पता नहीं है। और फॉस्टस अगर खुद देखा जाए तो इनर डिजायर का वो सर्वेंट है। इसका मास्टर क्या है, फॉस्टर का डिजायर, कामनाएं, इच्छाएं, और वो अपने खुद का एक सर्वेंट है। तो यहाँ पे भी इनर इनर सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशन भी दिखाया गया है, और एक आउटर डायमेंशन में भी सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन दिखाया गया है। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज देखने को मिलता है, जैसे फॉस्टर्स की अगर हम बात करें तो माइनर कैरेक्टर, छोटे कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये कड़ी बन के रहते हैं, यानी एब्रिजमेंट का काम करते हैं प्लॉट में मूव होने के लिए, और कैथारसिस को मैनेज करते हैं, अंदर के इमोशंस को मैनेज करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं माइनर कैरेक्टर भी। कॉमेडी वॉमेडी अगर ये ना हो कहानियों में तो बोर्डम आ जाएगी। तो वैगनर जो है, वैगनर के हाथ में कई बारी फॉस्टर्स की बुक हाथ में उसके लग जाती है, और वो पूरी कोशिश करता है कि किस तरह सर्वेंट एंड मास्टर का रिलेशन दिखाए। और वैगनर क्लाउन को
जोकर को अपने पास का करता है, समन करता है और उससे कई काम करवाने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। और मास्टर और सर्वेंट रिलेशन को एंड में और भी देखा गया, जैसे कि रॉबिन और रैल्फ में मैंने बताया था। रॉबिन और रैल्फ में जहाँ पे रॉबिन पूरी कोशिश करता है कि रैल्फ को अपना सर्वेंट बना ले। तो पहले वाला भी मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, दूसरे वाला भी मास्टर सर्वेंट रिलेशन, तीसरा भी मास्टर सर्वेंट रिलेशन, और एक इनर सर्वेंट मास्टर रिलेशन दिखाया गया फॉस्टर्स के डिजायर और फॉस्टर्स के साथ खुद। और एंड में सेंट्रल कैरेक्टर फॉस्टर्स भी जाके लूसीफर का क्या बन जाएगा, सर्वेंट। तो ये सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशन दिखा रखा है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉस्टर्स एंड द मेडिवल हीरो एंड द रेनेसां। तो रेनेसां इज द न्यू एज एंड द न्यू बर्थ, द ह्यूमन, पहली बारी ह्यूमैनिटी के ऊपर हम जो फोकस्ड ऑन है वो करेंगे। तो फॉस्टर सच में एक रेनेसां हीरो देखा गया। इससे पहले ये कोई इतना फ्रीडम और टाइप फ्री और लिबरल राइटिंग नहीं लिखी गई थी। पर यहाँ पे पहली बारी देखा जाता है कि हाँ, जो फॉस्टर्स है वो डॉक्टरेट है, बट वो डॉक्टर किस वे में लगाया गया है, इन फील्ड ऑफ द नेक्रोमेंसी, द ब्लैक मैजिक एंड द ब्लैक आर्ट। वो काला जादू कर रहा है उसके ऊपर लगा रखा। तो चर्च का डोमिनेंस बिल्कुल ही यहाँ पे एक तरह से खत्म कर दिया गया इस कहानी में। चर्च की इतनी कोई दिखाई नहीं की वैल्यू। और जब भी अगर चर्च डोमिनेंस से अगर आप बाहर निकलते हो, इसका मतलब आप थियोसेंट्रिक से होमोसेंट्रिक में मूव कर रहे हो। यही हमारा रेनेसा होता है। रेनेसा का मतलब हर चीज एंजॉय करना, ह्यूमन फ्री है। इसी को फंडामेंटल राइट्स से आज हम कहते हैं अपने संविधान में। यानी हम फ्री है, हमें सब चीज का हक है, लिखने का, बोलने का, सोचने का, समझने का। हमारे ऊपर कोई बाहर से कंट्रोल ना करे, कोई रिलीजन सोवरेन ना हो, जैसे कि रोमन कैथोलिक सिस्टम वो ही कंट्रोल करती थी, इस तरह का कोई कंट्रोल हमारे ऊपर ना करे। तो आप देख रहे हो तुम ये नोवेल राइटिंग जो है, एक तो पहली बारी टाइटल पे ही आ रखा है डॉक्टर फॉस्टर्स। और तुमने वेरी बिगनिंग टाइटल पे ही वो डाल रखा है जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद एथीस्ट है, यानी जिसने भगवान पे विश्वास ही नहीं करा, वो तुम्हारे कवर पेज पे आ रखा है। तो पहले तो ये है, तो रेनेसा हीरो हुआ ही, सही बात है। सेकंड थिंग ये है कि गॉड के डोमिनेंस से, चर्च के डोमिनेंस से हटा के एक ह्यूमन लाइफ दिखाया गया। दिस इज अगेन द डैमेनेशन ऑफ ए कॉमन मैन। एक कॉमन मैन किस तरह से डैम होता है, किस तरह से वो बर्बाद हो जाता है, ये भी दिखाया गया। तो चर्च की पावर को वैसे नहीं दिखाया गया रिलीजन को, पर स्टिल भगवान की वैल्यू को हल्का, भगवान की वैल्यू को बना के रख के, और जो एक थिंकिंग पावर, एक आउट ऑफ बॉक्स की जो कंसेप्ट है, बाहर सोचना, इंसान अपनी लाइफ को खुद जी सकता है, जो उसके मन में आए वो पढ़ सकता है, यानी कि हमेशा वो बाइबल ही बाइबल पढ़ता रहे। इस तरह से हमें देखा गया कि ये रनसा हीरो है। कुछ कंसेप्ट बाइबल के मानव फ्लो कर रहे हैं इस पूरे प्ले में। कई जगह प्ले में देखा होगा आपने, जैसे कि सेवन डेडली सिन, जो आगे हम कवर भी करेंगे, वो सब भी देखने को मिलता है। पर स्टिल ह्यूमन यहाँ पे अपने हाथ में खुद चॉइस लेके घूम रहा है। दिस इज अगेन द रेनेसा। रेनेसा मीन्स आपके पास पावर है इन ऑर्डर टू एंजॉय योर फ्रीडम, योर लिबरल वॉइस, ठीक है, मतलब अपना सब कुछ एंजॉय करना, इक्वालिटी एंड ऑल दिस, कि तुम हमेशा चर्च के कहने पे नहीं चलोगे, तुम्हारे पास खुद का भी हक है, तुम अपनी लाइफ को खुद लीड कर सकते हो, जी सकते हो। दिस इज द रेनेसा हीरो। अब मेरे को पता है था, मैंने करा रखा, बाकी स्लाइड को रोक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। और ये मैंने पिछले वाले में भी कवर कर दिया है, अभी पीछे जो बताया था, होमोसेंट्रिक आइडिया, दैट इज बेस्ड द रेनेसा। यही है द कैरेक्टर फॉस्टर्स को दिखाया गया है रेनेसा पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सब कुछ लिख रखा है, एक बार इस स्लाइड को रोक के देख लेना। और बाकी मैंने इसमें कवर कर, काफी लंबी लग रही है, सब फटाफट मैं करवाता हूँ इसे। तो रेनेसा थिएटर है अगला टॉपिक। अब रेनेसा थिएटर का जो कंसेप्ट है, वो फाइनली कुछ ऐसा कंसेप्ट है रेनेसा थिएटर का कि क्योंकि ये प्ले है और प्ले को थिएटर में परफॉर्म किया जाता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो किस तरह का थिएटर होना चाहिए और कौन कौन होते हैं? तो जो मेडिवल ड्रामा होता है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पर फिर भी एक बार देख लेना। जो मेडिवल ड्रामा जो होता है, उसमें जितने भी होते थे, जो मेन जो एक्टर होते थे, वो ज्यादातर क्लर्जी होते थे। क्लर्जी मीन्स चर्च के मेंबर, और मेंबर ऑफ द वेरियस ट्रेड, और यानी ट्रेड परफॉर्मर जो होते थे वो प्रोफेशनल होते थे। पर रेनेसा थिएटर का मतलब ये नहीं है परफॉर्मर उसमें कोई भी प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है, एक आधे हो सकते हैं, पर यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। तो जो प्रोफेशनल नहीं है वो आएंगे, ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं। रेनेसा है, रेनेसा मीन्स अगेन तुम्हारे पास आम इंसानों के लिए होमोसेंट्रिक आइडिया। तो कोई एक्टर नहीं चाहिए, ना हमें कोई चर्च से मेंबर चाहिए, क्योंकि पहले वाले जितने भी प्ले होते थे, जो इससे पहले लिखे जाते थे, उनमें चर्च के ही मेंबर जो है वो एक्टिंग करेंगे और वही उनमें एक्टर बनेंगे। पर ऐसा अब यहाँ पे कुछ नहीं था, तो सेक्युलर ड्रामा के फॉर्म में एक नई चीज आ गई। एट द एंड जब हुआ तो कई सारे जो है गिल्ड प्रोडक्शंस, अलग अलग प्रोडक्शंस आने लग गए, जिसमें कि
अलग अलग न्यू प्रोफेशनल एक्टर आने लगे जो आर्ट ऑफ एक्टिंग के फील्ड से थे। 16th सेंचुरी में एलिजाबेथन स्टेज आया जिसमें कि प्रोफेशनल और पब्लिक दोनों को मिक्स कर दिया गया और कई सारे ऑडियंसेस को अलाउड किया गया। पहले ऐसे हुआ करता था कि नहीं कुछ फिक्स ऑडियंसेस आएंगे, ऐसा नहीं, अब हर ऑडियंस को आना जो है वो उन्हें कह दिया कि ठीक है कोई भी आम इंसान भी आ सकता है। तो क्योंकि ये ह्यूमन के लिए है, इट मीन दैट फॉर द ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं है कि पहले चर्च में चल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन, बस जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे हार्डकोर जो कि चर्च में हुआ करते थे वो सब कुछ अब हट गए। और उसके बाद चर्च को कुछ ऐसे थ्री डायमेंशनल फॉर्म में इस तरह का कुछ ऐसे रखा जाता था, ठीक है। और इस तरह का ओपन थिएटर था, बिल्कुल ओपन, और यहाँ यहाँ पूरे बेंच बेंच लगा के अच्छी तरह से जो चेयर वेयर लगा के आगे बैठ जाओ। और एक्टर्स जो हुआ करते थे सारे मेल ही हुआ करते थे, ठीक है, फीमेल का रोल भी मेल ही प्ले करेंगे। और जिनके जो हील अगर ज्यादा हो उनके जूतों पे, अगर हील अगर उनकी ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, वो हाई फाई एक्टर है, यानी उनका अच्छा रोल है और वो सेंट्रल एक्टर है। और जिनका जो फ्लैट बेस होता था और तो वो क्या है, वो लो यानी माइनर कैरेक्टर है। इस तरह से कैरेक्टर को पहचाना जाता था। तो प्लेस जो है वो कई सारे जैसे ग्लोब थिएटर, स्वान थिएटर, इस तरह के थिएटर ने कदम रख दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुए आगे जाके। एलिजाबेथन स्टेज में जो एक्टर है वुड हैव मेमोराइज सर्टेन रोल्स, उनको कुछ कुछ रोल्स दिए जाते थे, वो उनको मेमोराइज करते थे। हर कंपनी के पास जो था वो कुछ नंबर ऑफ प्लेस प्रिस्क्राइब किया जाता था, कुछ इंटरवल, उस इंटरवल में वो उसे चलाएंगे। एन इनकम्पेरेबल रिकॉर्ड ऑफ द लेबोरेटरी सिस्टम इन दी हेंसलो डायरीज, हेंसलो की डायरी मिली जिसमें हमें ये पता चला है कि कैसे कैसे किस किस प्ले को कितना कितना वो चलाना है, किस टाइम पे चलाना है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है उतना कुछ। एक फ्यू रिकॉर्ड एलिजाबेथ थिएटर में जो देखा गया, एलिजाबेथ के टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे जो थिएटर था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्वान थिएटर इस समय ही बना था, द स्वान थिएटर। और फ्रॉम द वी नाउ द स्वान थिएटर एक 3 tiered सर्कुलर बिल्डिंग हुआ करती थी विद एन लार्ज प्रोट्रूडिंग प्लेटफॉर्म इनटू द सेंटर एंड द इनक्लोजेस। सेंटर में एक बहुत बड़ा सा था और थ्री जो सर्कुलर उसमें बिल्डिंग हुआ करती थी। एक ओपन स्ट्रक्चर था, यानी ओपन ऊपर से खुला रहता था, कोई छत वत होने की जो वो नहीं थी, ओपन उसमें चला करता था। फिर ग्लोब थिएटर आया। ग्लोब थिएटर जो है वो ऑक्टागनल इन शेप था, बस थोड़ा सा शेप याद रखना, ये थ्री थ्री टीयर्ड सर्कुलर बिल्डिंग है और ये ऑक्टागनल शेप में, और सारे जो है ओपन हुआ करते थे। कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया और ऑडियंसेस को फुल अलाउड था बैठो। चर्च का डोमिनेंस जो है वैसा नहीं था, जैसे कि चर्च के अंदर जो है वैसे बैठ। अब आते हैं मोटिव ऑफ द फॉल, कि ये जो फॉल का है, ये फॉल का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो आइकरिस एज एन इमेज मैं बता चुका हूँ, आइकरिस का इमेज यूज किया गया था और ये एक मिथिकल फिगर है आइकरिस। और उसका फॉल ऐसे डीडलेस आइकरिस है ना, पोसीडियन जिसने शराब किया था, मिसोन जो राजा, ठीक है, इस तरह की जो चीज यूज किया है। दिस इज अगेन द फॉल ऑफ द कॉमन मैन का फॉल है। इस तरह की राइटिंग एक और आगे आएगी, जब आपको आपके पास सिलेबस में आएगा जॉन मिल्टन की द पैराडाइज लॉस्ट, वो भी कुछ इसी तरह से है। ठीक है, तो मोटिव ऑफ द फॉल जो मैंने, हमारे पास 7 डेडली सिन, अगेन पाप का घड़ा भरना, 7 पाप की निशानियां जो कि बाइबल बताती है, और बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टोफर मार्लो ने हैंडल किया है इसे अपने उसमें प्ले में डाल के। तो ये बात, ये इंसिडेंट तो पता ही होगा, कई बार मैं इस कहानी में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जब फॉस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से इस पूरे जहान को किसने बनाया, इस पूरे वर्ल्ड को, कि कौन इसका क्रिएटर है इस पूरे वर्ल्ड का। तब मेफिस्टोफेलिस और कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। तब मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर दोनों मिलके उसे 7 डेडली सिन दिखाने ले जाते हैं कि देखो 7 पाप। और वो उसे एक तरह से इंडिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि शैतान कितने ही क्यों ना पावरफुल हो पर वो भगवान से नहीं हो सकते। तो पर उन्होंने तो अपना पूरा काम किया, मतलब डॉक्टर फॉस्टस को सब कुछ बताया, पर डॉक्टर फॉस्टस ने ही ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर में देखा गया, में फ्लॉ देखा गया, उसमें कमी देखी गई है। और अब हम देखते हैं ये कौन कौन से डेडली सिन है। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी रिपीटेड आता रहता है, बार बार 7 डेडली सिन पे कमेंट करो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो पहला हमारे पास है प्राइड। तो प्राइड को सबसे टॉप पे लिखना है, प्राइड का मतलब घमंड, और घमंड की पूरे हमें इस कहानी में देखने को बहुत अच्छी तरह से मिला है। तो प्राइड हमें फाइनली है क्या, इज द मदर ऑफ ऑल सिंस, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। तो प्राइड को सबसे टॉप पे लिखना। तो प्राइड का मतलब है अपने ऊपर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस ले लेना, जो कि हमने देखा था कि वो इतना ज्यादा अपने आप को डॉक्टर फॉस्टस इतना ज्यादा हीरो बनने लगे, सुप्रीम बनने लगे कि उसने लॉ ऑफ नेचर एंड गॉड को ही ओवरलैप कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड द कवटसनेस, जिसे कवटसनेस बोलते हैं।
द डिजायर के जो दूसरे के पास चीज है वो मेरे पास क्यों नहीं है ना, वो अंदर की कामना दूसरे से छीन लेना, या दूसरों की जो जलन कि वो जो चीज वो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए। कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग विश टू हैव समथिंग, कि मेरे पास वो चीज आ जाए, बस एक बार ही आ जाए, अंदर की जो आग सी लगी रहती है वो। तो इसमें क्या है, मेफिस्टोफेलिस ने देखा किस तरह से मनी, पोजेशन, सेंसुअल डिलाइट, एवरीडे, हर चीज वो किसको दे रहा था, वो इतने इस तरह के लालच और फॉस्टर्स को दे रहा था। तो ये भी एक हो गया सेकंड वाला पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास आता है दैट्स द एनवी, द डिजायर फॉर द अदर ट्रेड, स्टेटस, एबिलिटी, दूसरों की तरह मुझे भी इतने ऊपर उठना है, ऐसा बनना है, मेरे को भी ये स्टेटस चाहिए। फॉस्टर्स के कई सारे यहाँ पे एनवी देखे गए हैं, जैसे कि एम्परर, पॉप, लूसीफर, इस तरह का फॉस्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये पोजीशन वो होल्ड करना चाहता था, इट मीन द सुप्रीम, सबसे ऊपर पहुंचना चाहता था। इसी वजह से उसने मेफिस्टोफिलिस को अपने अंडर समन करके रखा था, और वो सोच रहा था कहीं ना कहीं मैं लूसीफर या गॉड की पोजीशन को ले लूंगा। नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, यानी गुस्सा। यानी फॉस्टर्स बहुत ज्यादा फ्यूरियस था इसमें, बहुत ज्यादा देखा गया उसे भड़कीले टाइप का, छोटे छोटे एक्टिविटीज में वो ज्यादा, जैसे कि अपने चेलों के साथ यानी सर्वेंट के साथ वो ज्यादा बदतमीजी करता था। कई बार इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था, उसमें मेफिस्टोफेलिस से एक बारी बहुत गुस्से में ये कहा था टू कॉल द डीमंस टू टॉर्चर द ओल्ड मैन टू हिज डेथ। जब ओल्ड मैन उसे सजेस्ट करने आया था तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तब भी वो क्या बोलता है मेफिस्टोफेलिस को, इस बूढ़े को यहाँ से फेंक फिकवा दो किसी शैतान के पास। और जो ग्लटनी है, ग्लटनी का मतलब पता होगा, एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज्यादा भूख मचाना। तो बहुत ज्यादा अंदर से ये चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा एक भूख। तो एट द एंड ऑफ द 24 ईयर द डेथ क्लोज, द फॉस्टर्स इज swelling and the reveling with student in the feast with the food and the wine enough for an army। तो फूड और ये सबको मांगता है, पर ग्लटनी फूड उसको देख के नहीं है, और भी हमने देखा ग्लटनी के फॉर एग्जाम्पल, ये पूरी जो प्ले में दिखाया गया है, उस पूरे प्ले में जो जो इसका जो ग्लटनी है वो यही है, इट मीन द डिजायर, हर चीज इसको पूरी तरह से चाहिए थी, हर चीज पे कंट्रोल करना चाहता था। तो लस्ट का मतलब क्या है, वही शरीर की भूख होना। और इसमें देखा गया होगा हेलेन के फिगर को भी दिखाया गया है, हेलेन और ट्रॉय को, उस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना किस तरह से जो एंड में भी जाते जाते समय भी भाई साहब को हेलेन देखनी थी। स्लॉथ का मतलब क्या हुआ, द अवॉइडेंस ऑफ द फिजिकल और द स्पिरिचुअल। तो स्लॉथ मतलब आलसी, आलसी का काम भी यहाँ देखा गया है, वो आराम से मेफिस्टोफिलिस को हर चीज पे बुलाता था, हर काम मेफिस्टोफिलिस ही करेगा, मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिखाया गया। अगर इतने पहले सिक्स, अगर पहले छह के छह अगर जो डेडली सिंस हमारे पास है, तो सातवां अपने आप आएगा, स्लॉथ तो आना ही है, वो इंसान आलसी तो बन ही जाएगा। तो इसमें आप आराम से वीडियो को रोक के और सब कुछ अच्छी तरह से लिख लेना। तो ये जो सेवन डेडली सिन है, ये फॉस्टर्स को दिखाया गया एक तरह के फॉर्म ऑफ डांस अगेन, मैंने बता दिया था कि सीन में दिखाया गया था। उसके बाद भी हो रही है द ओल्ड मैन इन डॉक्टर फॉस्टर्स। अब ये किस चीज का सिंबल है ओल्ड मैन डॉक्टर फॉस्टर्स में, तो ओल्ड मैन को अगर हम समझते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ एलिग्री, ये सिंबल एक्सटेंडेड सिंबल है, स्पिरिचुअल सिंबल है। अगर कोई गलत काम करने जाओगे तो कोई भगवान का कोई फरिश्ता आएगा और तुम्हें रोकेगा, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन सिंबल यूज हुआ है, एक्सटेंडेड सिंबल अगेन दी एलिग्री। और एक और यूज हुआ है इसमें कि गुड एंजल एंड दी बैड एंजल, ये दो और यूज हुए हैं। तो ये तीन को याद रखना, इसमें कई बारी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो चुके हैं। तो मेफिस्टोफिलिस का जो ओल्ड मैन, ओल्ड जब जिस तरह से लास्ट का टाइम जब आता है, लास्ट के टाइम पे क्या होता है कि जो फॉस्टस है वो डिनर, वो जो फीस्ट कर रहा होता है, सॉरी, और खाना अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से खा रहा होता है भरपेट, वाइन वोइन अलग अलग तरह के सब तरह के खाने होते हैं, जो कि मैंने ग्लूटनी में समझाया था पिछले उसमें। तो वो पूरा एंजॉय कर रहा था, पर कुछ उसके दिनों के बाद ही अब उसका जो टाइम है वो ओवर होने वाला था। तो ओल्ड मैन आके उसे कहता है रिपेंट करो, अभी भी भगवान के पास जा सकते हो, मौका अच्छा है। बार बार उसे बोलता है, कई बारी बोला है, पर फॉस्टर्स हैज रिफ्यूज टू रिपेंट मैनी टाइम्स इन द प्ले। कई बार उसे रिफ्यूज किया कि नहीं नहीं नहीं, रिपेंट नहीं करूंगा। एंड में जो है, जो ओल्ड मैन है ऑफर करता है फॉस्टर्स को द स्वीट पाथ, एक प्यारा सा रास्ता कि तुम ऐसे करके अपनी आत्मा को बचा सकते हो। पर फिर भी उसके अंदर इतना ज्यादा घमंड था, और इन सब बाकी जो डेडली सिंस इतने अंदर घुसे पड़े थे कि उसने रिपेंट के लिए मना कर दिया। एंड में मेफिस्टोफेलिस ओल्ड कहता है कि एक काम करो, ये चाकू जो है वो फॉस्टर्स को देता है, फॉस्टर्स को कहता है चाकू पकड़ो और ये चाकू उसे दे दो, ओल्ड मैन को कहते गले पे फेर ले। ठीक है, तो गले पे यानी फेर ले और मर जाए। पर वो मना कर देता है, इस तरह कौन क्या करेगा ये काम।
तो फाइनली जो ओल्ड मैन है फेथ इन गॉड, उसका भगवान पे पूरा विश्वास था और वो बार बारी जो है उसको उस तरफ मूव कर रहा था फॉस्टर्स के ऊपर। फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर के अंडर इस तरह से आ रखा था कि उसका निकलना मुश्किल था। इस स्लाइड को रोक के आराम से आप देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे हमारे पास, गुड एंड एविल एंजल्स। तो ये वाला जो गुड एंड एविल एंजल्स है, ये देखा होगा कई मूवीज में भी है और बच्चों ने भी देखा होगा। एक काली आत्मा निकलती है साइड से, कान के इस साइड से, और उस साइड से एक अच्छी आत्मा निकलती है। वो दोनों आपस में अपना, जो व्हाइट वाली आत्मा होगी वो कहेगी अच्छे काम पे जाओ, अच्छे काम करो, जो ब्लैक वाली हो कहेगी नहीं इस पे चलो। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। ये सारे पहले मोरालिटी प्ले में लिखे जाते थे, जो पुराने टाइम के जितने भी प्ले हुआ करते थे, चर्च वर्च में जितने भी प्ले लिखा करते थे, वो सारे मोरालिटी प्ले थे। और हर मोरालिटी प्ले के अंदर, जितने भी मोरालिटी प्ले हैं उसके अंदर गुड और जो एविल एंजल्स है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। एक तरफ तुम क्या दिखाओगे, गुड एंजल, और एक तरफ तुम क्या दिखाओगे, एविल एंजल्स। ठीक है, तो यानी बैड एंजल्स भी कह सकते हैं। तो द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्राइबिंग द प्ले द गुड एंड द एविल एंजल इन द डॉक्टर फॉसेस दैट ऑफ द एक्सटर्नल विजिबल इम्बॉडीमेंट। ठीक है, विजिबल इम्बॉडीमेंट है, दिखेंगे वो, ऑफ द टू इम्पल्सेस, दो इम्पल्स की तरह काम करेंगे। और फॉस्टर्स के वो माइंड के दोनों साइड निकला करते थे दोनों। और ये इम्पोर्टेंट सीन 5 में ही आप तो देख सकते हो गुड एंड एविल एंजल को। तो सीन भी याद अगर हो तो सही बात है, वहां लिख देना। और appeared on the side and the perhaps slightly above the fosters, the emphasis emphasizing their role in the physical term। वो अपने रोल बताते थे किस किस टर्म में क्या है। और सच फिगर वर द फैमिलियर इन द मोरालिटी प्ले में इससे उठाया गया था, चर्च के स्टाइल ऑफ राइटिंग में था मॉरल बेस उसमें। तो डॉक्टर फॉस्टर्स, मैंने पहले बोला था, क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स राइटिंग को ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग से रखा गया था। और मोरालिटी प्ले तो उसमें मॉरल वाले रूल्स भी रखे गए हैं। तो चर्च के जो बेसिक रूल्स है उनको भी फॉलो किया गया राइटिंग में, क्योंकि राइटर अगर उस टाइम और उस एज पे लिख रहा है तो कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। तो इट इज द रोल ऑफ द एविल एंजल टू टेम्प्ट, ये रोल था एविल एंजल का, वो हमेशा उसे टेम्प्ट करता था कि फॉस्टर्स जो है वो पावर की तरफ उसे लेके जाता था और डेविल की तरफ मूव करता था। जबकि गुड एंजल जो है वो उसे बताता था कि आगे खतरा है, इससे बच के रहो, ऐसा मत करो। और ये सीन तब देखा गया था जब वो डील साइन हो रही थी, ऊपर हुआ देखो, the Foster's actually signs is packed with the Mephistopheles. It is likely that at any staging of the play, they will have appeared on the either side. जब वो डील साइन कर रहा था, वो हाथ काटता है, उसमें खून निकलता है। तो उस समय भी जब डील साइन के टाइम पे भी ये आगे थे गुड एंड एविल एंजल। ये कहते कि पावर सब कुछ है, और ये कहते नहीं पावर कुछ भी नहीं है, सही रास्ते पे चलो। The angels makes only one further appearance in the same scene at the point, yani scene number 5, where the Fosters realize that there are some questions that Mephistopheles will not answer। तो कुछ दिमाग में था फॉस्टर्स के, जो कि लग रहा था कि मेफिस्टोफेलिस आंसर नहीं दे सकता, तब भी दो निकल के आगे थी। That he has reached the limits of what he has gained from the devilish bargain। On a previous occasion, the angels are seen at a crucial moment when the Fosters is wavering। ये डायलॉग है, अगर डायलॉग अगर तुम लिख सको तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे। और ये सीन नंबर 7 का है, वो पीछे वाला, सॉरी ये सीन 7 का है, वो पीछे वाला सीन नंबर 5 का था। जैसे इविल एंजल क्या कहते हैं, नाउ इट्स टू लेट, अब बहुत ज्यादा देर हो गया। तो गुड एंजल कहते हैं नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं होता। इट फॉर्सेस कैन रिपेंट, फॉर्सेस रिपेंट कर सकता है। तो इविल एंजल कहता है इफ thou repent and the devils shall tear the in pieces। अगर अभी ये जाके बचताएगा तो इसे शैतान कई टुकड़ों में तोड़ देगा, क्योंकि गद्दारी कर रहा है, शैतान से जो डील साइन किया उससे ये पलट रहा है। तब गुड एंजल क्या कहते हैं, क्या कहती है उस समय, कि रिपेंट एंड दे शैल नेवर रेज दैट सिन। ठीक है, तो कर लो, पर वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम रिपेंट करो, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भगवान के कदमों में चले गए हो। फॉस्टर्स फिर उसके बाद क्या कहता है, माई सेवियर सीक टू सेव एंड डिस्ट्रेस एंड द फॉस्टर्स सोल द सी नंबर। ऑन दिस ओकेजन बाय कॉन्ट्रास्ट with their earlier appearance in scene 7, the good angel has the last word, and the Fosters appears to be awakening to such an extent that the Mephistopheles bring in Lucifer and the Beelzebub to remind the Fosters of his bargain। तो जैसे वो एक बारी मुड़ भी रहा होता है, उस समय मेफिस्टोफिलिस अपने चेले को ले आता है, सॉरी मेफिस्टोफिलिस जो है वो लेके आता है, किसी लूसीफर को लेके आता है, और बेल्जीबब एक और है ये, ठीक है, शैतान है ये भी। तो अगर ऑर्डर में लगाऊं तो सबसे ऊपर लूसीफर है, उसके बाद बेल्जीबब है, फिर मेफिस्टोफिलिस। पर बेल्जीबब गायब कर रखा है इसमें, पर ये आपको उसमें मिल जाएगा जब बाइबल बाइबल में। तो और आगे जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं मिल्टन के, उसमें भी देखने को मिलता है ये वाला शैतान। पर यहाँ पे लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस से लिखो, बेल्जीबब तो बीच में ऐसे लगा रखा उन्होंने। तो ये उनके डायलॉग हैं, अगर आप ये बीच में लिख के आ सकते हो किसी आंसर राइटिंग में तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब
उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रेजिक हीरो है। अब ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी का मतलब क्या होगा कि एक जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ऊपर जाएगा, फिर उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, और ये जो डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल उसे पूरा खत्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड अगेन द ट्रेजिक हीरो। वैसे ट्रेजिक हीरो जो है हमेशा सेंट्रल हीरोज में बहुत पावरफुल दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, पर इसमें कॉमन मैन की ट्रेजेडी दिखाई गई है, इसलिए ट्रेजिक हीरो है बट इन फॉर्म ऑफ द कॉमन मैन। तो ट्रेजेडी वहीं से शुरुआत हो जाती है जब से वो डील साइन करता है। तो जो राइजिंग एक्शन होता है, देखो एक चीज समझो, एक होता है राइजिंग एक्शन, ये बिल्कुल राइजिंग एक्शन है। एक होता है फैलिंग एक्शन, यानी नीचे फैलिंग एक्शन चल रहा है, ठीक है। और फैलिंग एक्शन से ही हमारे पास, अगर राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि उसने एक काम अच्छा किया, फिर एक उसने काम अच्छा किया, ऐसे ऐसे करके ये अच्छा काम होना, या फिर उसका लक काम करना, या फिर वो सही रास्ते पे चल रहा है, ये राइजिंग एक्शन है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हर, अब वो फैलिंग एक्शन एक टाइम पे एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वो बिल्कुल टॉप वाली पॉइंट पे, उसके बाद उसका फैलिंग एक्शन शुरू हो जाएगा। और ये जो फैलिंग एक्शन शुरू होता है, इससे हम किस तक पहुंचते हैं? क्लाइमेक्स तक, कहानी के क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब एंड। अगर फैलिंग एक्शन यानी फॉलिंग एक्शन जिसे कहते हैं, अगर वो पूरी तरह से ना पहुंचे, यानी उसने इतने काम करे जैसे कि वन, फिर उसके बाद ये टू एंड थ्री, माउस नहीं आज, इसीलिए कुछ ऐसा हो रखा है। देखो जैसे वन टू एंड थ्री है, ये सब राइजिंग एक्शन है। इसके बाद जो जो उसने फॉलिंग एक्शन का मतलब वो गिरता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो उसने मजे लिए। यहाँ पे राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है इस पूरे इसमें प्ले में डॉक्टर फॉस्टर्स के, कि वो जो 24 ईयर्स थे वो उसके राइजिंग एक्शन थे, जब उसको पूरा ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद अब उसका जो डैमनेशन का टाइम आएगा, दैट इज कॉल्ड द फॉलिंग एक्शन। अब वो गिरना शुरू होगा फॉलिंग एक्शन, यानी जब अब 24 ईयर का जैसे डील खत्म होने वाला है, तो अब उसका जो है फॉलिंग एक्शन अब शुरू होने वाला है। तो ऐसी कहानियों में ट्रेजेडी में एक पहले पूरा राइजिंग एक्शन ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है सेंट्रल कैरेक्टर का। पर इसमें हमें देखा गया जो डाउनफॉल की सीरीज, जो डाउनफॉल की जो हमारे पास ये है लेंथ है, ये बहुत कम है। राइजिंग एक्शन बहुत ऊपर है, पर फॉलिंग एक्शन कम रखा गया, पर फिर भी क्लाइमेक्स को मीट कर दिया गया। ये कुछ बैकग्राउंड स्टडी होती है इन सब चीजों की। क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया। क्लाइमेक्स का मतलब क्या है? अब उसके साथ कुछ अच्छा तो होगा नहीं। कौन यहाँ पे है जो कि बैठ के सोच रहा है कि फॉस्टर्स बाद में भी मौज मारेगा? कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि इस तरह से लिखा गया है कि राइजिंग एक्शन को पूरा प्रॉपर मैनेज किया गया है, फॉलिंग एक्शन को थोड़ा सा उतार दिया गया है। जो लास्ट में दिखाते हैं कि कुछ उसके लिम्स विम्स उठा रहे होते हैं, अब उसे एक अच्छी तरह से दफनाने जा रहे हैं, और एक पूरा एंड वाला प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो फॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा रखा गया था कंसेप्ट, पर ये जो फॉलिंग एक्शन है इसने क्लाइमेक्स को मीट कर दिया इसी समय पे। अगर फॉलिंग एक्शन पूरी तरह से नहीं गिरे तो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स। जैसे मान लो एक हीरो है, ठीक है, वो पहले चलता गया, कुछ कुछ बन गया, वो आगे काफी नाम कमा रहा है, और नाम कमा रहा है, और नाम कमा रहा है, ठीक है। या फिर एक ऐसे मान लो एक हीरो है, तो राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन क्या होगा? जैसे राइजिंग एक्शन की अगर मैं बात करूं, कहानी ऊपर चढ़ती जा रही है, जैसे वो चलता जा रहा है, एकदम से उसके घर में किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी गुंडे ने उसके परिवार में से किसी को मार दिया, फिर उसके बाद और किसी की डेथ हो गई, फिर एंड में जाके उसके साथ बहुत बुरी हालत हो गई, उसकी खुद की बुरी हालत हो गई, सारे राइजिंग एक्शन, यानी कहानी में कहानी बिल्कुल ऊपर चलती जा रही है। अब क्या डिमांड हो रहा है यहाँ से? यहाँ से बात आ रही है मेनली कैथारसिस। इसका मतलब क्या है? अब जस्टिफिकेशन चाहिए, पोएटिक जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब जो राइटर है उसे फॉलिंग एक्शन में लिखना पड़ेगा। फॉलिंग एक्शन क्या है? पहले एक चीज जो गलत हुआ उसके साथ वो सही करवाओ, फिर एक और फॉलिंग एक्शन जो एक और गलत हुआ, यानी उसके घर से भी कोई मारेगा ये, फिर ऐसे करके फॉलिंग एक्शन जब बिल्कुल मैनेज हो जाते हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन, तब हमारे पास क्लाइमेक्स आ जाता है। दिस इज कॉल्ड दी हैप्पी एंडिंग। यही हमारे पास हैप्पी एंडिंग होती है, जैसे हम कॉमेडी भी कहते हैं। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता हंसी मजाक हमेशा, ठीक है। कॉमेडी लिटरेचर में कॉमेडी का मतलब क्या है? राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन दोनों मीट हो जाए और क्लाइमेक्स आ जाए, वो है। अगर बीच में छोड़ दो कहीं पे, जैसे मान लो उसने एक को मारा, यहीं पे छोड़ दिया मैंने, ये क्या होगा? एंटी क्लाइमेक्स। अभी क्लाइमेक्स नहीं आया। एंटी क्लाइमेक्स से हम आगे क्या बना सकते हैं? पार्ट्स बनाते हैं, जैसे वेब सीरीज होती हैं, उन सबको एंटी क्लाइमेक्स में छोड़ा जाता है। यानी राइजिंग एक्शन बिल्कुल ऊपर गया, फॉलिंग एक्शन में उतना नहीं गिराया। तो ट्रेजिक में मत क्या होता है? राइजिंग एक्शन बिल्कुल ऊपर जाता है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन होना शुरू हो जाता है, हीरो का डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और कोई क्लाइमेक्स को पहले ऊपर खत्म करवा देता है, कई धीरे धीरे करके करवाते हैं, पर क्योंकि ये ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो एंड में रीडर के पास खुद ही चॉइस होता है, वो खुद डिसाइड कर लेता है, ठीक है, जब उसने इतना बुरा किया है, इतना कर चुका है वो पाप के, उसके 7 डेडली कंप्लीट हो चुके हैं, तो फॉलिंग एक्शन में ज्यादा डीप में नहीं जाना, वहीं पे क्लाइमेक्स मीट हो जाएगा। बाकी से पढ़ लेना, ठीक है। जो फॉलिंग एक्शन होता है उसमें कई सारी चीजें, इग्नोसिस होता है, पीटी होता है, इसके ऊपर मैंने एक वो भी डाल रखा है,
एक मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने एरिस्टोटल के कुछ कंसेप्ट को कवर किया है। ठीक है, उसमें मिल जाएगा कि पीटी और इग्नोसिस, यानी अंदर से उन्हें अजीब सा लगने लग जाता है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन, जैसे दिमाग के अंदर ये सब चीज चलने लग जाए, इसका मतलब उसका फॉलोइंग एक्शन आ गया है। तो वही है। तो इट्स अ ट्रेजिक फ्लॉ एंड इट्स द कैरेक्टर व्हेन इट स्टार्ट है ना डिग्रेडिंग, खत्म हो जाता है। देखो एरिस्टोटल में पूछ रखा है, एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो को किस तरह से डिफाइन किया। तो एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजिक हीरो कौन होता है? दे मस्ट हैव द ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अंदर कोई गलती होनी चाहिए उसके कैरेक्टर में, और जिस वजह से उसका डाउनफॉल होगा। तो फॉस्टस हैज अ सीरियस फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, फॉस्टस के अंदर एक सीरियस फ्लॉ था, एक कमी थी। कमी ये थी कि उसको एक्सेस ऑफ नॉलेज चाहिए थी। और सेंट्रल हीरो जो हमारे पास, सेंट्रल जो हीरो होगा, जो भी सेंट्रल हीरो होगा, उसी की जो कमी, उसके अंदर जो कमी होगी, उसकी कमी ही इसका डाउनफॉल करवाएगी। ये एरिस्टोटल ने कहा था अपने पोइटिक में। पोइटिक्स में, पोइटिक्स का मतलब यहाँ पे पोएम नहीं है, POETICS, पोइटिक्स एक वो है जिसके एक राइटिंग है एरिस्टोटल की, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर का रोल क्या होता है। ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में प्लॉट का कितना बड़ा, जैसे उसने कहा था प्लॉट इज द सोल ऑफ एनी राइटिंग, किसी राइटिंग की मेन आत्मा प्लॉट होती है। तो प्लॉट एक सेंट्रल होता है, जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स में, प्लॉट एक सेंट्रल आइडिया है। प्लॉट के बाद उसने हीरो बताया कि कैसे कैसे हीरो होते हैं, और हीरो का क्या रोल होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सब कुछ उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे ग्रीक स्टाइल ऑफ राइटिंग में। और कैसे कोई ट्रेजेडी कैसे लिखी जाती है, सेंट्रल हीरो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, उसी का डाउनफॉल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं कवर किया गया। सेंट्रल हीरो एक्स्ट्रा पावर नहीं है, पर उसने एक चीज बताया था, जिस भी सेंट्रल हीरो के अंदर अगर ट्रेजिक फ्लॉ है, उसके अंदर कोई कमी है, तो वो इसका डाउनफॉल करवाएगी। और ये बिल्कुल सेट आता है एरिस्टोटल की पोइटिक में, जिस तरह से ट्रेजिक हीरो दिखाया गया, वो हीरो बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एप्ट एंड क्लियर है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एज कम्पेयर टू द डॉक्टर, जैसे कि दिखाया गया इन डॉक्टर फॉस्टर्स अगेन। तो डॉक्टर फॉस्टर्स में जो दिखा रखा है कि किस तरह का अ, जो ट्रेजिक फ्लॉ है डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर, वो क्या है, इज एन एक्सेसिव क्वेस्ट रिलेटेड टू द नॉलेज। नॉलेज के लेके काफी ज्यादा उसके अंदर वो, और प्राइड भी, बाकी सारे उसके अंदर थे ही वो। पर मेन क्या था, क्वेस्ट यानी डीप डिजायर ऑफ लर्निंग, और यही चीज उसे डुबा देगी। तो यही एरिस्टोटल ने कहा था, कोई भी अगर वो हीरो, वही हीरो माना जाएगा ट्रेजिक हीरो जिसके अंदर फ्लॉ, और वही फ्लॉ से गिराएगी। डॉक्टर फॉस्टर से कॉन्फ्लिक्ट एक ट्रेजिक हीरो का, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि देखा होगा किस तरह से इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं, सेल्फ डैमिनेशन का एग्जांपल है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन हुआ है। राइजिंग एक्शन का मतलब तो समझते होंगे, किस तरह से उसने मौज मस्ती मारी, फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन में उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन चलने लग गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन का मतलब क्या है, माइंड एंड हर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्शन। अब पहले तो दिमाग से सोचा था मौज मारूंगा, दिल से नहीं सोचा, अब पता चल रहा है अरे बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, पर दोनों से सोचना था उसे, माइंड एंड हार्ट से। और जो ब्लड बार बारी का कंसील हो रहे, कंसील्स हो रहे थे, जो बार बारी जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा था, अपने आप घाव बढ़ते जा रहे थे, वो उसे रोक रहे थे कि मत कर, 24 साल तो तेरा ये बाद में तेरे को पता चलेगा। अब उसे उस कॉन्फ्लिक्शन का मतलब समझ आ रहा है, जो उसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है। इवोक्स द पिटी एंड फियर, ट्रेजिक हीरो वो होता है जिसके अंदर बाद में पिटी एंड फियर जनरेट हो। क्योंकि ट्रेजिक हीरो नहीं है, याद रखना, हीरो नहीं है, इट्स एन ट्रेजिक हीरो, कि जो किया मैंने गलत किया, आज मेरी हालत जो है वो मेरी वजह से, दिस इज अगेन दिस इज फॉर द ट्रेजिक हीरो, जो कि एरिस्टोटल की पोएटिक में उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बाकी उस पेज को आप पढ़ लेना अच्छे से रोक के। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, कई सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और भी कोई अगर डीप में समझना चाहता हो, और भी मतलब कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हो, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। और कुछ बातें और कि पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं पूरे DU सोल का सिलेबस कवर करूंगा, जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लेके आऊंगा। इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, विश्वास करो मेरा, और लाइक और सब्सक्राइब यार जरूर कर देना प्लीज। और यहीं से पढ़ना बेसिकली। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया, और ये पढ़ के ही आपको पता चला होगा कि ये जो मैंने जो वीडियो बनाई है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। ठीक है, ओके यार, थैंक यू। और आगे मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। ओके, थैंक्स।